नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 81 शिवे का भूत। अब आगे अपनी सोच में गुम साक्ष और शिवांगी चुपचाप सामने बिखरे जंगल को देख रहे थे। पीछे से साक्ष की माँ उन दोनों को बुलाने आई। कहाँ चला गया था? कब से ढूंढ रही हूँ। रात हो गई है, खाना खाना है कि बातों से ही पेट भरने वाला है। साक्ष उठाकर अपनी माँ के पास जाकर उनके गले में हाथ डालते हुए बोला, तू भी ना माँ, इसे जंगल दिखा रहा था, अब दिखा दिया। चलो अब कुछ खा लो वरना भूखे ही मर जाओगे। शिवांगी भी उनके पास पहुंच गई थी। साक्ष शिवांगी की चाल देखकर बोला, क्या तुम चल सकती हो? हालत देखकर तो नहीं लग रहा। शिवांगी ने उसे घूरा। साक्ष ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसने औंखों ही औंखों में उसे कुछ इशारा किया और अगले ही पल साक्ष ने शिवांगी को अपनी गोद में उठा लिया। तुम मुझसे बड़ी हो फिर भी देखो मैंने तुम्हें उठा लिया। इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ। साक्ष फिर से अपनी तारीफ करने लगा। शिवांगी ने साक्ष की माँ की तरफ देखा। क्या आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही? आपके बेटे ने मुझे इस तरह पका है। साक्ष की माँ बोली, ज्यादा दिमाग मत चला लड़की, बेटा है मेरा, हर बार उल्टा सोचना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जो तुम्हारी मदद करे उसका शुक्रगुजार भी हो ही जाना चाहिए। वैसे भी तेरा चेहरा वैसे ही इन पट्टियों से ढका है, कहीं तू पूरी ही इनमें खो ना जाए। वह थोड़े गुस्से से बोली। शिवांगी की त्योरियां चढ़ गई। आप क्या सोच रही है? मैंने तो बस इतना कहा कि आप मेरा ध्यान रख रही थी। मेरी कमर में चोट लगी है और आपका बेटा मुझे वहीं से पकड़ रहा है, तो मुझे दर्द हो रहा है। अपने आखिरी शब्द कहते कहते शिवांगी की आवाज दर्द से भर गई। साक्ष की माँ को ध्यान आया कि शिवांगी की पीठ में चोट लगी है। वह साक्ष से बोली, बेटा जल्दी चल, इसकी तबीयत वैसे ही खराब है। दाएं आए है, उसे भी जाना है फिर यहाँ से। साक्ष ने ध्यान से शिवांगी को पका और तीनों घर की तरफ चले गए। उनके घर के बाहर लगभग 8 से 10 लोग बैठे थे। साक्ष ने शिवांगी को बाहर ही रखे लकड़ी के टुकड़े पर बिठाया। एक बूढ़ी, मोटी, मिडिल एज औरत शिवांगी के सामने आकर उसे देखने लगी। कुछ देर शिवांगी को देखने के बाद वह सभी से बोली, ये ठीक है। अगर इसे कुछ याद है तो घर भेज दो, नहीं तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। साक्ष की माँ जो शिवांगी के बगल में बैठी थी, वह बोली, कहाँ रहती है तू? अगर ठीक है तो साक्ष तुझे छोड़ आएगा। हमारे यहाँ से बाहर शहर की तरफ सिर्फ मेरा बेटा गया है, उसे सब पता है। तू उसे अपना पता बता दे, वह पहुंचा आएगा तुझे। बीच में साक्ष दाई से बोला, दाई माँ इसका चेहरा देखना था मुझे, पट्टी खोल सकते हैं क्या? दाई माँ बोली, हाँ इसे दर्द ना हो तो हटा सकते हो। वैसे भैया नाम क्या है दीदी का? उनमें से एक बच्चा बोला। शिवांगी। शिवांगी नाम है मेरा, तुम सब मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। शिवांगी बोली। उसकी बात सुनकर बगल में बैठी साक्ष की माँ के हाथ कांपने लगे, जो शिवांगी और साक्ष अच्छे से देख पा रहे थे। साक्ष की माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या उन्होंने सही सुना? इस लड़की ने अभी अभी शिवांगी कहा, ये ले भव्या, इसे सोने से पहले इसके पूरे शरीर पर लगा देना, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दाई माँ एक हरे पत्तों की पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। साक्ष की माँ अपना नाम सुनकर होश में आए। उन्होंने वह दवा ले ली। उनकी आंखें अभी भी आर्या के पट्टियों से ढके चेहरे पर ही थी। पट्टियों के बीच से झांकती शिवांगी की वह काली गहरी आंखें, उसके आपस में कसे होठ भव्या की धकने बढ़ा रहे थे। शिवी। भव्या धीरे से फुसफुसाए। सभी का खाना आज साक्ष के घर ही था। सभी लोग बाहर जमीन पर घास बिछाकर बैठे थे। वहाँ की बौकी औरतों ने भव्या की मदद की, सभी को खाना परोसने में। वहाँ के खुशी से भरे माहौल को देखकर शिवांगी भी मुस्कुराने लगी। वहाँ के सभी लोग आपस में बातें करते हुए अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। साक्ष एक पत्ते में कुछ चीजें लेकर शिवांगी के बगल में बैठ गया। शिवांगी ने खाना देखा। इसमें रखी डिश में से एक भी शिवांगी ने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी उसने मना नहीं किया। वैसे भी उसे भूख बहुत लगी थी। उसने जैसे ही एक निवाला मुंह में डाला उसकी आंखें चमक उठी। शिवांगी को इतने कंफर्टेबली हाथ से खाते देख साक्ष बोला, तुम हो कौन?
मतलब? बीच में शिवांगी खाना मुंह में भरते हुए बोली, तुमको कितनी बार कहे है, हमसे ज्यादा चपड़ चपड़ ना ही किया करो। कौमो दिन लगाएंगे ना कनपटी पर दिन भर नचनिया बनकर घूमोगे बाजार में। साक्ष का खाना उसके गले में फंस गया। उसके खांसने पर शिवांगी ने पास में रखा बांस का एक कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसमें पानी था। साक्ष पानी पीते हुए बोला, तुम तो। शिवांगी की प्लेट खाली हो गई थी। साक्ष के हाथ से उसका खाना लेकर चुपचाप खाने लगी, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। साक्ष अपने गले को छूते हुए बोला, शिवांगी सिन्हा, ये तो मेजर है, और शिवांगी तो शिवाय की बीवी है। तो ये जो है वह, तो मेरी गुंडी दीदी कौन है? अब शिवांगी सिन्हा तो बहन है मेरी। तो ये सब औरतें जिन्हें मैं अलग अलग तरीके से जानता हूँ सब मेरी बड़ी बहन है। साक्ष का दिमाग पूरा खराब हो चुका था। शिवांगी उसके हाथ से पानी लेते हुए बोली, इतनी औरतें नहीं, सिर्फ एक मेजर शिवांगी सिन्हा, तुम्हारी गुंडी दीदी भी और शिवाय की बीवी भी। साक्ष हैरानी से शिवांगी को घूरने लगा। ये लड़की उसकी दीदी, जिससे वह लास्ट बार होटल पैराडाइज छोड़ने गया था, जिसके बाद उसकी दीदी ने उसे ही छोड़ दिया था। वह वापस ही नहीं आई थी। तब से वह इसे सीधे आज ही देख रहा था। साक्ष परेशान होकर बोला, लेकिन तुम्हारी यह हालत किसने की? और तुम उस दिन होटल से कहाँ गायब हो गई थी? शिवांगी हाथ धोते हुए बोली, मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। अगर बॉकियों की तरह तुम भी मेरे बेटे को मारने आए होते तो। वैसे ही उस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रखा था। साक्ष जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हें मुझे पर भरोसा नहीं था? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बचा था। और बेटा, कौन सा बेटा? तुम मम्मी कब बनी? शिवांगी ने उसे औंखें दिखाए तो साक्ष ने अपनी जीभ दबा ली। किसने कहा था तुमसे? ओवर स्मार्ट बनने के लिए अच्छा चल रहा था सब, तुम्हारी वजह से पकाते पकाते बचे हम। अब चुप रहो, नहीं तो यहाँ सभी को पता चल जाएगा कि उनका ये भैया मुंबई का नामी गुंडा है। साक्ष चुप हो गया। शिवांगी वापस जाकर वहीं बैठ गई। वह सभी लोगों ने खाना खा लिया था। अब सभी अपने नए मेहमान का स्वागत करने के लिए कुछ चीजें बजाते हुए नाचने लगे। लगभग 2 घंटे तक नाचने गाने के बाद सभी बहुत थककर आग के चारों तरफ ही लेट गए थे। सभी लोग के बीच शिवांगी भी आसमान को देख रही थी। उसकी माँ यह और इस हालत में, उसका भाई भी है। ये सब इतना उलझा हुआ क्यों है? अपनी लाइफ में शिवाय से नफरत के अलावा अगर उसने इस सब पर भी ध्यान दिया होता तो उसकी लाइफ कब की बदल चुकी होती। शिवाय। अचानक शिवांगी को शिवाय का ख्याल आया। वह जो आदमी घर पर था, वह शिवाय नहीं था, हो ही नहीं सकता। वह इतनी आसानी से शिवांश को जाने नहीं देता, भले ही उसे पूरा माहेश्वरी एम्पायर गंवाना ही क्यों ना पड़े। शिवांश के लिए शिवाय का प्यार शिवांगी ने अपनी आंखों से देखा था। अपने ख्यालों में खोई आर्या के कानों में साक्ष की धीमी आवाज पड़ी, तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी माँ ही तुम्हारी माँ भव्या सिन्हा है? शिवांगी ने धीरे से सर घुमाकर अपने बगल में देखा। साक्ष का चेहरा उसके पापा से हूबहू मिलता था, लेकिन उसकी काली आंखें वह उनकी माँ की तरह थी, जो उन दोनों की एक जैसी थी। शिवांगी ने अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखे और अपने सवाल पूछते हुए बोली, जब तुमने होश संभाला सबसे पहले क्या देखा? साक्ष आसमान को देखते हुए बोला, अपनी माँ को। हालांकि वह मेरे साथ बहुत कम रहती थी, पर जितना भी रहती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, और कभी कभी बिना मतलब के रोने लगती थी। फिर जब मैं 15 साल का हुआ तो तब से माँ हमेशा मेरे साथ है और मुझे लेकर यह इन लोगों के साथ आ गई। इसकी वजह मुझे आज तक नहीं पता। शिवांगी अपनी कैलकुलेशन करने लगी कि जब उसकी माँ ने उसे घर से निकाला था, तब उसकी छोटी बहन विधि भी तो ठीक इसी एज के आसपास की होगी। तो तब से भव्या यहाँ है, तो विधि के साथ कौन है? और वह किसके साथ रह रही है? शिवांगी को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि साक्ष उसका बायोलॉजिकल भाई ना हो? लेकिन साक्ष तो उसके पापा की तरह दिखता है। फिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसकी आंखें सामने बिखरे काले आसमान को देख रही थी। अभी उसकी लाइफ भी इसकी तरह पूरी अंधेरे से ढकी हुई थी। तभी उसकी आंखों के सामने 3 लंबी पतली अंगुलियों के बीच 2 छोटे छोटे बाल दिखे। शिवांगी ने उन अंगुलियों का पीछा करते हुए उसके मालिक की तरफ देखा। साक्ष बोला, डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। शिवांगी जानती थी कि यह कहते वक्त साक्ष को क्या महसूस हो रहा होगा। शिवांगी वापस आसमान को देखते हुए बोली, टेस्ट जो भी हो, अब से तुम मेरे भाई हो, छोटे भाई। साक्ष को यह सुनकर अच्छा लगा। उसे भी जाना था कि यह सब सच है कि नहीं। दोनों ऐसे ही आसमान को देखते देखते कब सो गए पता ही नहीं चला। अगली सुबह वहां की एक औरत जोर जोर से साक्ष की माँ को बुला रही थी। भव्या, भव्या, अरे कहाँ मर गई? तेरा बेटा फिर से भाग गया।
और इस बार उस शहरी लड़की को भी ले गया। भव्या जो रात भर कहीं गायब थी, ऐसे चिल्लाने से वहां आ गई। सामने जमीन पर कोयले से लिखा था, माँ ये लड़की भाग रही है, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, तू चिंता मत करना, इसे पहुंचाकर वापस आ जाऊंगा। भव्या ये पकड़ धक से रह गई। दूसरी तरफ जंगल के किसी कोने में शिवांगी लकड़ी के सहारे चल रही थी। वह अभी भी थोड़ी कमजोर थी। शिवांगी की नींद सुबह जल्दी खुल गई थी। उसने अभी के लिए वहां से जाना ही ठीक समझा। चलते चलते उसे कहीं से पानी की आवाज आने लगी। उसे प्यास भी लगी थी। पानी ढूंढते हुए उसने इधर उधर देखा। कुछ देर आवाज का पीछा करने के बाद आखिरकार उसे पानी का एक छोटा सा झरना दिखा। उससे पानी कम बह रहा था, पर बाहर ना बह पाने की वजह से वहां एक छोटा सा तालाब बन गया था। शिवांगी अपने जूते उतार पानी में पैर डाले और बंद कर पाछे घास पर लेट गई। इस एक हफ्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। प्लीज दी, डोंट डोंट को। अचानक शिवांगी के कानों में यह आवाज क्लिक हुई। शिवांगी इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी, लेकिन इस बार इस आवाज में वह रौब कुछ नहीं था तो एक बेबसी, जो किसी तरह उसे रोकना चाहती थी। अह, शिवाय मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। इस तरह अचानक से मेरे दिमाग में क्यों घुस रहे हो? शिवांगी झल्लाकर उठ बैठी। अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होता ना तो तुम्हारी हर रात मेरे बेड पर गुजरती। आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू। तुम ना इस तरह के कपड़े पहनकर मेरे सामने मत आया करो। मुझे तुम्हें खाने का मन करता है। शिवांगी के कानों में शिवाय की मदहोशी भरी आवाज गूंजने लगी। सेटअप, आई सेड जस्ट सेटअप। सामने तो आओ तुम्हारा मुंह न तोड़ दिया तो मैंने याद रखना। बोल्डली बेस्टेड, मर क्यों नहीं जाते तुम? ना होकर भी दिमाग खा रहे हो मेरा। उस सुनसान जंगल में शिवांगी की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। शिवांगी ने गुस्से से अपने पैर पानी से निकाले और जूते पहनने लगी। तभी वहां कुछ अजीब सी आवाज हुई। शिवांगी जोर से बोली, साक्ष मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वैसे ही एक पागल सवार है मेरे सर पर। साक्ष पेड़ के पीछे से बाहर निकलकर शिवांगी के पीछे खड़ा हो गया। शिवांगी खड़े होते हुए बोली, मैंने पहले भी तुमसे कहा था तुम अब्रोड जाओगे पने, लेकिन तुम नहीं माने। पर अब सिचुएशन अलग है। अब तुम यहाँ से अब्रोड जा रहे हो। मैं नहीं चाहती अभी से तुम ये सब सीखो। पूरी लाइफ पड़ी है, अच्छे से सेटल हो जाओ फिर वापस आना। साक्ष पैर पटकते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। 22 साल का तो हो चुका हूँ। नामी गुंडा हूँ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? शिवांगी की आंखें छोटी हो गई। पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। यह सब मैं संभाल लूंगी और तुम्हें भी बता दूंगी। तारांकन तारांकन तारांकन। कंटिन्यू। चैप्टर 82 शी फाउंड समवन। अब आगे। शिवांगी को चलते चलते अब गर्मी लगने लगी थी। वह बोली, तुम सच में इस जंगल के बारे में जानते हो या सिर्फ बन रहे हो मेरे सामने? साक्ष चलते हुए बोला, तुम जानती कहाँ हो मुझे? सब जानता हूँ मैं, यह के बारे में। शिवांगी ने उसे घूर कर देखा। ये लड़का जिसे वह लगभग 3 सालों से जानती थी, वह कैसे कह सकता है कि वह उसे जानती नहीं थी? साक्ष को भी अब तक अपने कहे गए शब्दों पर अफसोस होने लगा था। उसने खुद को और अपनी कमर को मार खाने का लिए तैयार कर लिया था। लेकिन कुछ देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो उसने अपनी एक आंख खोलकर शिवांगी की तरफ देखा, जो उससे आगे चली गई थी। शिवांगी बोली, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तुम पर टाइम वेस्ट करने के अलावा भी। साक्ष भी मुंह पिचकाते हुए उसके पीछे चल दिया। कुछ दूर चलते रहने के बाद दोनों एक पहाड़ी के टॉप पर कुछ देर आराम करने के लिए बैठे हुए थे। वहां से चारों तरफ का नजारा बेहद डरावना पर रोमांचक था। शिवांगी सोचने लगी कि अगर उसे दोबारा जन्म नहीं मिला होता तो वह इस बंदर से कभी नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं वह चाहती थी कि साक्ष उसका ही भाई हो। जब 3 साल पहले वह अपने मिशन के लिए मिलान गई थी, तब उसकी टक्कर साक्ष से हो गई थी। साक्ष ने तब उसकी थोड़ी हेल्प की थी, जिसके बाद शिवांगी की फाइटिंग स्किल्स देखकर साक्ष उसका फैन हो गया था और तब से वह दोनों एक दूसरे को जानते थे। अपनी साक्ष के साथ पहली मुलाकात याद करते वक्त शिवांगी मुस्कुराने लगी। साक्ष पीछे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें दीदी कहूंगा इसलिए तुम मुस्कुरा रही हो ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तो मैं तुम्हें शिवांगी कहूंगा। साक्ष आंखें छोटी करते हुए बोला। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा। उसने साक्ष की नजरों का पीछा किया तो उसे जंगल के एक कोने में एक पुराना सा भूतिया खंडहर दिखा। साक्ष उस खंडहर को देखते हुए बोला, माँ ने मुझे यहाँ जाने से मना किया है। पता नहीं ऐसा क्या है इस खंडहर में। तभी कुछ दूर से शिवांगी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर साक्ष उसी तरफ भागा। शिवांगी का पैर स्लिप हो गया था, जिससे वह गोल गोल रोल होते हुए नीचे की तरफ गिर रही थी।
और साक्ष उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। साक्ष की स्पीड सच में बहुत तेज थी। उसने जल्दी ही शिवांगी को पकड़ लिया। शिवांगी ने नजर घुमाकर नीचे देखा। जहाँ से नीचे खाई थी। अगर 2 सेकंड की देरी होती तो आर्या दोबारा भगवान के सामने बैठी रो रही होती। साक्ष ने उसे ऊपर खींचा और दोनों जमीन पर बैठ गए। शिवांगी ने अपनी सांसों को कंट्रोल कर साक्ष की तरफ देखा। साक्ष तुरंत उस पर चिल्लाने लगा, कितनी केयरलेस हो तुम, देखकर नहीं चल सकती थी, अभी कुछ हो जाता तो, देख रही हो कितना ऊंचा है, हड्डी तक नहीं मिलती तुम्हारी। शिवांगी की आंखें भर आई। उसे आज तक ऐसे सिर्फ वही ने डांटा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि वह भी किसी के लिए मायने रखती है। वह समझ रही थी कि उसे कुछ होने के डर से साक्ष कितना डर गया है। शिवांगी आगे बढ़ी, साक्ष को गले लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, तुमने बचा लिया ना मुझे, हर बार मैं ही थोड़ी बचाऊंगी खुद को, कभी अपने भाई को भी तो यह मौका देना चाहिए ना मुझे। साक्ष ने भी उसे गले लगा लिया। वह सच में बहुत डर गया था। एक दिन पहले ही तो उसे एक बड़ी बहन मिली थी। वह इतनी जल्दी उसे खोना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ शिवांश ने पूरा घर सर पर उठा रखा था। एक हफ्ते से उसने अपने मम्मी पापा को नहीं देखा था। उसने पूरे कमरे की हालत तहस नहस कर रखी थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। शिवांश ने गुस्से से एक खिलौना पकड़कर दरवाजे की तरफ फेंका। मुझे आपसे बात नहीं, आप मेरी मम्मी को बुलाओ या पापा को बुलाओ, मुझे उनसे मिलने जाना है। तभी कोई जोर से बोला, क्या तुम भूल गए आज तुम्हें यहाँ के बच्चों से मिलने जाना है, जिन्हें तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उनके बर्थडे पर सभी के लिए केक लेकर जाओगे। ये बात सुनकर शिवांश को याद आया कि उसने कुछ बच्चों से प्रॉमिस किया तो था। शिवांश ठहरा माहेश्वरी परिवार का बच्चा जिनके लिए प्रॉमिस तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और यही उसे बचपन से सिखाया गया है। तो उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। सामने अहिति और अहीर खड़ी थी। अहिति ने लाला और पीले करल की बड़ी सी मधुमक्खी की और अहीर ने बड़े से सफेद बम्बे बालों वाले भालू की ड्रेस पहनी थी। शिवांश की आंखें उन दोनों को देखकर खुशी से भर गई। शिवांश दौड़कर वापस अपने कमरे में गया और कुछ अपनी मुट्ठियों में भरकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। फिर वहां रखे गिफ्ट पकड़कर रूम से बाहर चला गया। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी खिड़की के सामने कुछ हल्की सी मधुमक्खियां उड़ रही थी। उन्हें देखकर शिवांश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, जो उसे इस वक्त हूबहू शिवाई का लुक दे रही थी। जंगल में शिवांगी और साक्ष उस पुराने खंडहर के सामने खड़े थे। शिवांगी बोली, मैं जा रही हूँ, तुम जो करते हो, कहकर शिवांगी अंदर चली गई। साक्ष अपने सर पर चपत लगाते हुए बोला, चल अब, सॉरी माँ, तेरी बात नहीं मान रहा हूँ, बस भूत वूत से बचा लेना, बाकियों को तेरा बेटा आराम से संभाल लेगा। खंडहर की दीवारें टूट चुकी थी। शिवांगी को अंदर कदम रखते ही कुछ जानी पहचानी फीलिंग ने घेर लिया। ये जगह अंडस को यहाँ आकर उसका दिल अनजाने डर से घबराने लगा था। आगे कदम बढ़ाते हुए शिवांगी चारों तरफ देख रही थी। कुछ देर ऐसे ही भटकने के बाद जब शिवांगी के हाथ कुछ नहीं लगा तो वह वापस जाने के लिए मुड़ी की अचानक रुक गई। सामने साक्ष खड़ा इधर उधर झांकते हुए कुछ ढूंढ रहा था। आर्या उसकी तरफ बढ़ी कि उसकी नजर बगल वाले कमरे में पड़ी। ये शिवांगी की आवाज सुनकर साक्ष भी वहां पहुंच गया। शिवांगी के कदम लखा रहे थे। वही घुप अंधेरा, वही डरावना सन्नाटा, वही जगह, वही लड़की। ये जगह, शिवांगी फुसफुसाई, ये वही कमरा था जहां उसने अपनी आखिरी सांसें ली थी। यही इसी कमरे के बीचों बीच उसे बेरहमी से लटकाया गया था। डर से उसका शरीर कांपने लगे था। तभी किसी का हाथ उसके कंधे पर आया, जिससे शिवांगी की चीख निकल गई। साक्ष उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, क्या हुआ? ये मैं हूँ। साक्ष, उसने देखा कि शिवांगी ठंडे पसीने से पूरी भीग गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया था, जिससे उसकी बहन इतना डर गई थी। साक्ष उसे गले लगाते हुए बोला, शिवांगी देखो, सब ठीक है, तुम्हारा भाई है ना, सबको मार देगा। ठीक है, आप डरना नहीं, तुम जानती तो हो मैं कितना पावरफुल हूँ, मुझे हड्डियां तोड़ना कितने अच्छे से आता है। चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम भी दूंगा, तुमने कब से चॉकलेट भी नहीं खाई होगी ना। साक्ष के सामने ये सिचुएशन पहली बार आई थी, जब उसे अपनी बड़ी बहन का डर भगाना था। उसकी समझ में जो आ रहा था वह वो बोल था। कुछ ऐसे ही रहने के बाद शिवांगी ने खुद को संभाला। उसे साक्ष की बातों पर हंसी आ रही थी। वह शिवांगी को ऐसे मना रहा था जैसे किसी छोटी बच्ची को मना रहा हो। शिवांगी साक्ष से दूर होकर बोली, वह मैंने भूत देख लिया था, इसलिए डर गई थी। अच्छा भूत? क्या भ अंडस को भू अंडस को भूत?
साक्ष तुरंत उछलकर शिवांगी के पीछे छिप गया। शिवांगी वहां से निकलकर एक अंदाजा लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। वही साक्ष उसका हाथ पके इधर उधर देखते हुए शिवांगी के कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा था। उसे सच में भूतों से बहुत डर लगता था। कुछ देर इधर से उधर से इधर करते हुए शिवांगी और साक्ष एक बड़े से पत्थर के सामने रुके। ये रास्ता शिवांगी को अपनी मेमोरी में कुछ कुछ याद था, पर उसे पता नहीं था कि यह है क्या और किस लिए। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि शहर से दूर इस जंगल में इस खंडहर का सुहासिनी जी को पता कैसे चला होगा, या अभी भी है। जो भी हो, अभी उसे कुछ तो करना था। तभी साक्ष उसके कंधे हिलाते हुए बोला, शिवांगी देखो, ये ड्रैगन का किला है। यहाँ पर 2 ड्रैगन है। ये दूसरा वाला कितना खूबसूरत है। कहीं यहाँ अभी भी ड्रैगन तो नहीं रहते ना? अरे जल्दी चलो, कहीं हमें खा ना दे, शायद इसके अंदर यह काला ड्रैगन होगा। चुप एकदम चुप एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकाला ना, यही बांध कर चली जाऊंगी तुम्हें। शिवांगी की डांट से साक्ष ने तुरंत होठों पर अंगुली रख कर ली और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। साक्ष कुछ ज्यादा ही बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था, जिससे शिवांगी का सर फटा जा रहा था। उसने साइड में बनी ड्रैगन की तस्वीरों को देखा। वहां एक बड़ा सा बैंगनी, नीले और आसमानी रंग के पंखों वाला सफेद ड्रैगन उड़ान भरने के लिए तैयार था। उसकी काली आंखें तस्वीर में सबसे खूबसूरती से बनाई गई थी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी को भी अपने वश में कर सकती हो। एक तरह का वशीकरण था उन आंखों में। शिवांगी के हाथ खुद ब खुद उस तस्वीर पर चलने लगे। पीछे से साक्ष धीरे से बोला, इस तरफ भी। शिवांगी ने गुस्से से उसे देखा। साक्ष ने तुरंत अपने होठों पर अंगुली रख कर दी। शिवांगी दूसरी तरफ मुड़ी, लेकिन बहुत ज्यादा अंधेरा होने से वह कुछ भी देख नहीं पा रही थी। तभी धीरे धीरे वह रोशनी होने लगी। शिवांगी ने मुड़कर देखा तो साक्ष हाथों में 2 पत्थर लिए एक मसाल के सामने खड़ा था। शिवांगी के देखते ही उसके हाथ से दोनों पत्थर जमीन पर गिर गए और एक अंगुली सरकते हुए उसके होठों पर चली गई। शिवांगी धीरे से मुस्कुराई। उसने सामने देखा। सामने देखकर उसकी सांस गले में अटक गई और वह 2 कदम पीछे हो गई। सामने एक बड़े से काले पत्थर पर उससे भी बड़ा एक काला ड्रैगन बना हुआ था। देखने से ही उसकी दहशत का पता चल रहा था। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें, जिन्हें देखकर शिवांगी अभी अभी डर गई थी, बड़े ही सलीके से तरासी गई थी। यह ऐसा था कि वह सच में उसके सामने हो। इन 2 तस्वीरों में ऐसा लग रहा था जैसे धरती और नर्क को दर्शाया गया हो। एक तरफ वह सफेद ड्रैगन खूबसूरत, दिल को सुकून देने वाला, वही दूसरी तरफ ये काला ड्रैगन खतरनाक, दिल दहला देने वाला। शिवांगी अचानक होश में आई। उसने दरवाजे को ध्यान से देखा। उसमें कहीं से उसके खुलने का कोई सुराग नहीं था। खून। शिवांगी बुदबुदाई, साक्ष रोशनी लेकर इधर आओ। साक्ष जल्दी से उसके पास गया। शिवांगी आंखें बंद कर दरवाजे को छूते हुए कुछ ढूंढने लगी। अचानक उसके हाथ रुके। उसके बगल में खड़े साक्ष को अपने आसपास से अजीब अजीब भूतों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत भारी सा अपनी जगह छोड़ रहा हो। साक्ष ने सामने देखा, जहां अब एक डरावना अंधेरा रास्ता खुल गया था। शिवांगी उसकी तरफ कुछ फल बाते हुए बोली, खा लो, भूख लगी होगी। मुझे लगता है हमें बहुत चलना होगा। लगभग 1 घंटे बाद साक्ष चिल्लाते हुए बोली, शिवांगी हम भटक गए हैं। कब से चल रहे हैं, कुछ नहीं मिला। हमें ढूंढने भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है हम यहाँ है। मेरी बहन, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। साक्ष की अंगुली फिर से उसके होठों पर चली गई, क्योंकि शिवांगी खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रही थी। शिवांगी ने साक्ष का हाथ पकड़ उसकी अंगुली में कुछ चुभाया। साक्ष की चीख निकलने वाली थी, पर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने देखा कि शिवांगी उसकी अंगुली से निकल रहे खून को सामने एक अजीब सी चीज पर डाल रही है। साक्ष ने घबराकर तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए। तुम कोई जादू टोना तो नहीं करती ना? ऐसे मेरा खून कहीं भी बांट रही हो? कहीं मुझे यही मारकर दफनाने का तो प्लान नहीं है ना तुम्हारा? अब तो मुझे तुम पर शक होने लगा है। तुम वाकई मेरी बहन हो या वह सब कहानी झूठी थी? ये तो शिवांगी भी नहीं जानती थी कि ये दरवाजे खून क्यों मांगते हैं। लेकिन ये सब उसने पिछले जन्म में गलती से श्री जी के मुंह से सुना था। और यह भी कि यहाँ के जो 2 दरवाजे हैं उन्हें अलग अलग लोगों के खून से ही खोला जा सकता है। तभी सामने का दरवाजा भी खुल गया, जिसे देखकर दोनों सतर्क हो गए। पर इस बार इस दरवाजे के खुलने की बिल्कुल भी आवाज नहीं आई थी। साक्ष की मसाल भी ठीक तभी बुझ गई। चारों तरफ गहरे सन्नाटे के बीच शिवांगी और साक्ष को वह सांसों की आवाज के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े।
इस बार शिवांगी ने साक्ष का हाथ पकड़ लिया था ताकि वह खो ना जाए कि अचानक से वह किसी और की सांस लेने की आवाज दोनों के कानों में पड़ी। ये सांसें लंबी, गहरी और धीमी थी। वह के अंधेरे में ये बता पाना मुश्किल था कि यह सांसें इंसान की है या जानवर की। तारांकन 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 कंटिन्यू अंडरस्को चैप्टर 83 आई वांट अ किस। अब आगे साक्ष शिवांगी के काने में बोला, दी कहीं ड्रैगन तो नहीं सो रहा ना हो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शिवांगी ढंग से सुन भी नहीं पाए। वह इतनी खामोशी थी कि साक्ष की आवाज ना के बराबर होते हुए भी वह धीरे से गूंज रही थी। वह दोनों आगे बढ़ रहे थे कि साक्ष का पैर किसी चीज से टकराया। गिरने से बचने के लिए वह सहारे लेने के हाथ इधर उधर करने लगा। किस्मत से साक्ष बच गया, लेकिन जो उसने पकाया था उसे देखकर उसकी पकड़ छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। सामने एक बड़े से ड्रैगन का खुला हुआ मुंह था, जिसके 4 चुकीले दांत थे, जिनमें से एक साक्ष ने पकाया था। शिवांगी बोली, उठो। साक्ष जल्दी से शिवांगी के बगल में खड़ा हो गया। उन दोनों ने देखा कि वह अब रोशनी हो गई है। दोनों आगे बढ़ गए। कुछ आगे चलने के बाद शिवांगी ने जो देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने शीशे के 2 दरवाजे लगे थे, जिससे वह और अंदर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। इस सब में बात यह थी कि इनमें से एक शीशे से उसका कमरा दिख रहा था। तभी साक्ष ने उसका कंधा थपथपाया। शिवांगी ने उस तरफ देखा। वह सामने चेयर पर एक बेहद कमजोर आदमी बंधा था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसका शरीर भी ऐसा लग रहा था जैसे उस चेयर पर बिल्कुल चिपक गया हो। शिवांगी ने उसे चुप रहने और वह से ना हिलने का इशारा किया। साक्ष उसके साथ जाना चाहता था, पर वह शिवांगी का गुस्सा भी जानता था। शिवांगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके कदम बहुत धीमे थे। सामने बैठे शख्स का सर नीचे लटका हुआ था। उसके कपड़े बहुत गंदे थे, जगह जगह से खून निकल रहा था। उसकी हालत देखकर शिवांगी की आंखें नम हो गई। क्या कोई इंसान किसी इंसान को इस हद तक मार सकता है? तभी शिवांगी के पैर से कुछ आवाज हुई। उसने नीचे देखा कि अचानक साक्ष ने उसे खींच लिया और वही अंधेरे में कहीं छिप गया। सामने से एक दरवाजा खुला और सुहासिनी जी जल्दबाजी में अंदर आई। शिवाय थोड़ा खून और चाहिए, जल्दी, कह तो वह ऐसे रही थी जैसे शिवाय अपनी मर्जी से खून बांट रहा हो। उन्होंने अपने साथ लाए इंजेक्शन भरने शुरू किए। वही शिवाय की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जब से वह यहाँ आया था तब से उसका खून ही निकाला जा रहा। देखने से ऐसा लग रहा था कि शिवाय बस मरने ही वाला है। उसने खाना तक नहीं खाया था, ना ही उसे बाहर की दुनिया की कुछ खबर थी। शिवाय की काली पड़ चुकी आंखें, उसके सूखे होठों, द शिवाय माहेश्वरी जो अपने काम और लुक्स को लेकर फेमस था। कोई नहीं कह सकता था कि अभी इस तरह इस हालत में होगा। शिवाय की पलकें धीरे धीरे हिलने लगी। उसे अपने चारों तरफ एक अजीब सी खुशबू महसूस हो रही थी। वह इसे कैसे भूल सकता था? शिवांगी। उसके होठ धीरे से फुसफुसाए। अपना नाम सुनकर शिवांगी ने उस तरफ देखा। शिवाय के बल्ब का टेस्ट तो उसने भी कराया था, पर उसमें तो सब ठीक था। फिर सुहासिनी जी अपने ही बेटे को इस तरह क्यों मार रही है? जरूर कुछ तो ऐसा है जिससे वह अभी कोसों दूर है। सुहासिनी जी उठते हुए बोली, मर गई है वो, कल उसकी लाश दिखा दूंगी तुम्हें, कहकर सुहासिनी जी वहां से निकल गई। उनके जाते ही साक्ष शिवांगी से बोला, क्या करना है, बचाना है इसे? फिर खुद ही जवाब देते हुए बोला, अबे साले जीजा है तेरा, नहीं बचाएगा क्या? भले ही इसने गोली मारी थी तुझे, लेकिन बहन के लिए सब माफ, कहकर उसने शिवांगी को शिवाय की तरफ धकेला और खुद जल्दी से दरवाजा की तरफ भागा। शिवांगी को पता था कि सुहासिनी जी वापस जरूर आएंगी। वह जल्दी से शिवाय के चेयर के सामने गई और बिना बोले उसकी रस्सियां खोलने लगी। शिवाय को बहुत कसकर बांधा गया था। शिवांगी ने तुरंत एक धारदार ब्लेड निकाली और ध्यान से रस्सी काटने लगी। वही शिवाय को जब कुछ देर पहले वह खुशबू आई थी तब उसे लगा था कि शिवांगी जिंदा है, पर सुहासिनी जी की बात भी सच थी, इसलिए उसने इस भ्रम समझ लिया था। लेकिन अभी तो उसकी आंखों के सामने एक लड़की बैठी उसे आजाद करने में लगी हुई थी। बीवी, शिवाय धीरे से बुदबुदाया। शिवांगी ने बिना देखे कहा, नो आई एम नॉट योर वाइफ। आवाज सुनकर शिवाय की बुझी आंखें चमक गई। उसके पास शब्द नहीं थे अपनी खुशी बयां करने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे शिवांगी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया हो। खुशी के मारे शिवाय की आंखें आंसुओं से भर गई। घरवाली प्लीज हग मी, जल्दी। शिवांगी उसकी रस्सी काटते हुए थोड़े गुस्से से बोली, यह तुम्हारी जान जा रही है और तुम्हें गले लगने की पड़ी है। शिवाय जो कुछ देर तक कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, अचानक उसमें चिल्लाने की ताकत जो कहाँ से आ गई थी।
ये बात शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था। घरवाली, मैं बता नहीं सकता मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। मेरा मन तो अभी तुम्हारे साथ सोने का कर रहा है, लेकिन क्या करूं, तब तक माँ आ जाएगी। शिवांगी चिढ़कर बोली, मरने की कगार पर हो और अभी भी तुम्हें मेरे साथ सोना ही है। छोड़कर चली जाऊंगी ना, मर जाओगे यही तुम्हारी माँ की बदौलत। शिवाय एक्साइटेड होते हुए बोला, घरवाली प्लीज, ओनली वन हग। देख नहीं रही हो कब से यहाँ पड़ा हूँ। प्लीज, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो सही में आज हमारी सुहागरात इसी खंडहर में बीतती। शिवांगी गुस्से से बोली, चुप, एकदम चुप पागल आदमी, यहाँ मर रहे हो लेकिन ख्याल तो कहो पहुंच चुके हैं। बेवकूफ, चुप बैठे रहो नहीं तो मैं ही मारकर चली जाऊंगी। शिवाय चुपचाप शिवांगी पट्टी से बंधे चेहरे को देखने लगा। वह सच में अभी उसे कसकर गले लगाना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी तो उसकी बीवी है, वह कैसे अपने इमोशंस शिवाय को दिखा सकती है। शिवांगी ने जैसे ही रस्सी खोली उसकी नज़र शिवाय की कलाई पर जम सी गई, क्योंकि वह रस्सी इतनी टाइट बंधी गई थी कि शिवाय के हाथ पर नीले गोल बड़े बड़े निशान बन गए थे। शिवांगी की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दी। शिवाय को देखा जो एक फ्लटी स्माइल के साथ उसे देख रहा था। उसे मुस्कुराते देख शिवांगी का गुस्सा सर चढ़ गया। उठो, अब जाना है। नहीं, शिवाय एकदम से बोला। उसे शिवांगी की कही बात याद आई जिसमें शिवांगी ने उसे कई लड़कियों के साथ सोने के लिए कहा था। शिवाय गुस्से से अपने दोनों हाथ बांधकर चेयर पर बैठा रहा। अब क्या हुआ? शिवांगी हैरानी से बोली, तुमने मुझसे कहा था मैं किसी भी लड़की के साथ आसानी से सो जाता हूँ, और मैं दीपा के साथ हनीमून मनाने भी जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा हूँ, और अभी तुम्हारे साथ आ भी नहीं रहा हूँ। शिवाय थोड़े गुस्से से शिवांगी की आंखों में देखते हुए बोला, अभी इस सब का टाइम नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, चलो अभी। शिवांगी शिवाय को उठाते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तुमने कह कैसे दिया मुझसे? अगर अभी मैंने ऐसा तुमसे कहा होता तो तुम उसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मेरे मुंह पर डिवोर्स पेपर्स फेंक कर चली जाती। हस्बैंड वाइफ है हम दोनों, जितनी तुम्हारी इज्जत है उतनी मेरी भी है, और मुझे अपनी इज्जत तुमसे बहुत ज्यादा प्यारी है। शिवाय ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। शिवांगी मुंह फाड़े बस शिवाय को देखती रह गई। नी मतलब अभी इस टाइम पर इस बंदे को अपनी जान से ज्यादा अपनी सो कॉल्ड इज्जत की पड़ी है। शिवांगी ने खुद को नॉर्मल किया। शिवाय, मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। घर तो चलो तुम, इस टाइम पर लेने के लिए मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, वह तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन शिवाय अभी मानने के मूड में बिल्कुल नहीं था। शिवांगी ने अपना माथा पकड़ लिया। तभी साक्ष दौड़ता हुआ शिवांगी के एक हाथ को पकड़ खड़ा हो गया। अब तुम्हें क्या हुआ? शिवांगी बोली। साक्ष धीरे से बोला, वो आंटी वापस आ रही है, चलो यहाँ से। शिवांगी ने शिवाय की तरफ देखा, जिसकी बुरी आंखें साक्ष के हाथ पर टिकी थी, जिसने शिवांगी की बांह पकड़ रखी थी। उसे घूरना बंद करो और उठो। शिवाय ने आंखें छोटी कर शिवांगी के चेहरे को देखा, फिर अपना चेहरा फेर लिया। मतलब साफ था, वह नहीं आने वाला था। उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी। वही जानता था अभी उसे कितना गुस्सा आ रहा था साक्ष पर, लेकिन अभी वह शिवांगी से गुस्सा था, इसलिए उसने साक्ष पर ध्यान ना देने का डिसीजन लिया। लेकिन उसकी आंखें आइज, वह कहो उसका साथ दे रही थी। शिवांगी झल्लाकर बोली, शिवाय ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। अगर मैंने तुमसे वो सब कहा तो तुम भी मुझे उसी वक्त मार देने वाले थे। इस हिसाब से तो मुझे तुम्हें नहीं बचाना चाहिए, बल्कि तुमसे बात तक नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं बात कर रही हूँ ना। अगर उस वक्त मैं मर जाती तो क्या करते फिर आती मैं तुमसे गुस्सा होने के लिए। शिवांगी को अभी इतना गुस्सा आ रहा था कि एक पत्थर उठाए और शिवाय के सर पर दे मारे। बेहोश होने पर उसे घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाए। शिवाय ने जब शिवांगी की बात सुनकर तो उसे अचानक से अपने दिल की धड़कन सुनाई दी, जिससे वह अपनी जगह पर जम गया। शिवांगी जल्दी करो, वह औरत बस आने ही वाली है। साक्ष पैर पटकते हुए धीरे से बोला कि दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर सुहासिनी जी के भाव शक्त हो गए। वह तेज कदमों से बाहर आई। शिवाय को देखते हुए उन्हें कुछ अजीब लगा, पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए एक इंजेक्शन निकालकर उसमें शिवाय का खून लेकर वापस चली गई। उनके जाने के बाद साक्ष और शिवांगी शिवाय के सामने खड़े हो गए। शिवाय ने ऐसे देखा जैसे वह कोई हो ही ना। थककर शिवांगी ने एक लंबी सांस ली। सॉरी। शिवाय ने तुरंत शिवांगी की तरफ देखा। शिवांगी की मुठ्ठियां कसी देखकर शिवाय समझ गया कि शिवांगी कितने गुस्से से उससे यह एक शब्द कह रही है। अब चलो, साक्ष बोला। शिवाय की नजर वापस साक्ष के हाथ पर गई। उसने शिवांगी को घूर कर देखा। शिवांगी उसके देखने का मतलब समझ गई थी। यह किसी के बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, तो तुम ये जले हुए पकोड़े की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? किसने कहा यह किसी के बीच कोई फीलिंग नहीं है?
अगर तुम्हें मैं चाहिए हूं तो तुम्हें मुझे किस करने देना होगा, वह भी बिना रोक टोक के, विद योर इन्वॉल्वमेंट। शिवाय साक्ष को घूरते हुए बोला। नॉट एट ऑल, शिवांगी तुरंत बोली। ओके देन, तुम दोनों जा सकते हो, शिवाय जिद करते हुए बोला। ओके फाइन, लेकिन उसके बाद अगर तुमने अपने खून लेने के बारे में मुझे नहीं बताया तो। शिवांगी दांत पीसते हुए बोली। तो, शिवाय बीच में बोला, तो भूल जाना मैंने तुमसे कुछ कहा भी था। कहते हुए शिवांगी वहां से जाने के लिए मुड़ गई। ठीक है, मुझे तो ले चलो, शिवाय पीछे से चिल्लाया। तो साक्ष उसके पास आकर बोला, वह नहीं आएगी। बेरहम तो वह तुमसे भी ज्यादा है, बस दिखाती नहीं, चलो अब। शिवाय मन मसोस कर रह गया। 2 घंटे बाद, तीनों सड़क के किनारे बैठे थे। तभी एक कार आकर उनके सामने रुकी। ड्राइविंग सीट का शीशा नीचे हुआ। अंदर वाही बैठी थी। तुम लोगों में से किसी ने यह कहीं एक दुबली पतली लड़की को देखा है? खंबे जैसी है, शक्ल ठीक ठाक दिखती है। उसके साथ एक लड़का भी होगा। स्मार्ट, हैंडसम, डेसिंग। माही की बात सुनकर पीछे बैठे दोनों लड़के जोर जोर से हंसने लगे। माही ने सर निकालकर पीछे हंस रहे लड़कों को देखा। उसने सर घुमाकर उन पट्टियों में लिपटी मम्मी की तरह दिखने वाली लड़की को देखा। उसकी आंखें देखकर माही अपनी सीट से उछल पड़ी। उसके हाथ में रखा फोन जमीन पर गिर गया। शिवी, तू है क्या? क्या यार, ऐसे सड़क पर मम्मी बनकर घूम रही है? अभी मैं मर जाती तो। उसकी बात पर साक्ष और अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। उनकी हंसी बीच में सीरियस शिवांगी के सामने भोली सी वाही, मजाक। वाही वह भी भोली कभी नहीं। शिवांगी ने पीछे देखा, उसके देखते ही दोनों एकदम से चुप हो गए और चुपचाप कार में पीछे वाली सीट पर बैठ गए। शिवांगी पहले ही माही के बगल वाली सीट पर बैठ गई थी। उसने अपना सर पकड़ लिया। माही ने सभी को पानी दिया, फिर डरते हुए शिवांगी की तरफ बढ़ा दिया। शिवांगी ने पानी की बोतल खोलते हुए बोली, खाने के लिए। माही ने कार में एक बटन प्रेस किया और सभी के सीट के बगल में खाने के लिए सैंडविच और जूस आ गए। शिवांगी सीट से लगकर बैठ गई। तुम दोनों चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, माही हिचकिचाते हुए बोली। शिवी, शिवांगी ने बस धीमे से में जवाब दिया। माही को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे शिवांगी को अपनी बात बताए, लेकिन बतानी तो थी। अगर किसी और से उसे ये बात पता चलेगी तो पता नहीं माही दूसरे दिन का सूरज देख भी पाएगी कि नहीं। इसने शादी कर ली है। मैं करना नहीं चाहती थी, गलती से हो गई, नहीं जबरदस्ती, नहीं मुझे ब्लैकमेल किया था। कंटिन्यू। चैप्टर 84 आई एम अ ड्रैगन। सच में, पीछे से साक्ष हैरानी से बोला। अभी तुमने तो कहा कि इसने शादी कर ली है, फिर तुम ही ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? शिवांगी बोली। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था वह सच में वही बोल देगी। साक्ष बोला। शिवांगी बोली, अब सिर्फ माही बोलेगी और कोई नहीं, कहकर वह वापस सीट से लगकर बैठ गई। वह बहुत थक गई थी। माही ड्राइविंग करते हुए बोली, वो 15 दिन पहले चाचा जी ने दादी को किडनैप कर लिया था और मुझे किसी आदमी के पास भेजने वाले थे। वहां जाकर मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी शादी पर एक सौदा किया है। बस हो गई शादी, कहकर माही ने धीरे से अपने बगल में देखा। शिवांगी सो चुकी थी। ये देखकर वही हल्के से मुस्कुरा दी। उसने रिव्यू मिरर में पीछे देखा, जहां 2 जोड़ी आंखें अभी भी जगी हुई थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम यह कर क्या रहे हो? और मिस्टर माहेश्वर कहाँ है? शिवी ने कहा था वह तुम्हारे साथ है। पीछे की सीट पर बैठा अंश बोला, वो हम यह ट्रैकिंग के लिए आए थे, तो रास्ते में हमें ये सब मिल गए। मैं और ऋषि एक ही बाइक लाए थे। बॉस की तबीयत खराब थी, इसलिए ऋषि उन्हें आगे लेकर चला गया। क्या बस ऋषि मिस्टर माहेश्वरी को बचा लेगा अगर किसी ने गोली चला दी तो? माही बोली। अंश बेपरवाही से मुस्कुराते हुए बोला, आप जानती हैं ना बॉस, शिवाय सर को कितना मानते हैं। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि वह किसी भी एरे गहरे को शिवाय सर की जिम्मेदारी दे देंगे? माही की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। तो क्या तुम दोनों मिस्टर माहेश्वरी को ही लेने यहाँ आए थे? अंश उसे चुपचाप देखता रहा। माही को उसका जवाब मिल चुका था। उसके पास भी शिवांगी के लिए बहुत सारे सवाल थे, पर हमेशा की तरह जवाब के लिए उसे इंतजार करना होगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद अंश धीमी आवाज में बोला, आराध्य बॉस बुरे नहीं हैं, बस अपनी चीजों के लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। उन्हें बुरा मत समझना। माही टर्न लेते हुए बोली, कोई अच्छा इंसान नहीं है वो, घटिया आदमी। अंश हल्की मुस्कान के साथ बोला, फिर भी माही को अंश का आराध्य की तारीफ करना पसंद नहीं आया। इस बार वह गुस्से से बोली, जबरदस्ती अपना पागलपन प्यार कहकर मेरे सर पर थोपना कहो से अच्छी बात है। वह प्यार करता है ठीक है, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया ना, फिर इस तरह जबरदस्ती शादी करने का क्या मतलब होता है?
अंश कुछ कहना चाहता था पर उसने खुद को रोक लिया और विंडो से टेक लगाकर बाहर देखने लगा। वह लोग भी यहाँ कब से थे, इसलिए थकान से अंश की आंखें में भी कब नींद ने जगह ले ली, उसे पता ही नहीं चला। 3 दिन बाद माही के घर शिवांगी कसम साते हुए उठी। उसे अभी एकदम फ्रेश फील हो रहा था। वह उठकर बालकनी में चली गई। सुबह की धूप और ठंडी हवा को महसूस करते हुए शिवांगी के होठों पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। उसने नजरें नीचे की। नीचे का नजारा देखकर शिवांगी का चेहरा खुशी से भर गया। नीचे ढेर सारे फूल लगे थे। वह नजारा सच में बेहद खूबसूरत था। हर सुबह की शुरुआत खूबसूरत नहीं होती, लेकिन एक सुबह होगी जो तुम्हारा अपनी खूबसूरती बिछाए इंतजार कर रही होगी, है ना स्वीट हार्ट। वहाँ कहीं से आवाज आई। शिवांगी ने इधर उधर देखा। वहाँ नीचे बेंच पर माही हाथ में कैमरा लिए शिवांगी की फोटोज लेते हुए बोल रही थी। शिवांगी अपने हाथों को रेलिंग का सहारा देते हुए बोली, तू अपने पति के पास जा, यह क्या कर रही है? अब ये तेरा दूसरा घर है, समझी? अरे मुझे बता तो, दिन कितने हुए हैं तेरी शादी को? सुहागरात मनाई कि नहीं तूने? सुहागरात जाए भाड़ में, मैं कहीं नहीं जाने वाली। यह शादी बंदूक की नोक पर हुई है, तो क्या फर्क पड़ता है कितने दिन हुए हैं? माही चिल्लाए। शिवांगी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है हमारे मिशन के बारे में। माही कैमरे का फोकस सेट करते हुए बोली, डाइनिंग टेबल पर बात करते हैं। तू नीचे आजा, खाना भी नहीं खाया है तूने? शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाए और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। हैंगर में कपड़े लटकाकर शिवांगी ने अपने ड्रेस की जिप खोली कि तभी शिवांगी की चीख निकल गई। सामने शिवाय टॉवल में खड़ा ब्रश कर रहा था। उसने आईब्रो उठाकर मिरर में उसे घूर कर देखा। पहले तो शिवांगी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिवाय पिछले 3 दिनों से बेड पर बेहोश पड़ा था। अपनी आंखों को मलते हुए शिवांगी धीरे से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने शिवाय को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे ऐसे बेधड़क खुद को घूरते देख शिवाय को अनकंफर्टेबल फील होने लगा। शिवांगी ने शिवाय की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। शिवाय 2 कदम पीछे हो गया। शिवांगी ने गुस्से से उसे खींचकर वॉश बेसिन के आगे खड़ा कर दिया, ताकि वह हिल ना पाए। शिवाय को पता नहीं क्यों, पर घबराहट हो रही थी। क्या कर रही हो? शिवांगी उसे आगे से पीछे देखते हुए बोली, 2 मिनट खड़े रहो। वह शिवाय को अच्छे से चेक कर रही थी। उसकी पतली ठंडी अंगुलियां शिवाय की नेकेड चेस्ट से होते हुए उसके एब्स पर चल रही थी। शिवांगी हैरानी से उसके शरीर को छूते हुए बोली, तुम्हारे एब्स असली है? शिवांगी के टच करने भर से शिवाय सेड्यूस हो रहा था। वह हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ। शिवांगी ने वॉश बेसिन से अपने हाथों को गिला किया और शिवाय की नेकेड चेस्ट पर रगड़ने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब नकली है। शिवांगी अपना शक जताते हुए बोली। शिवाय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या कर रही हो? मरने का इरादा है तुम्हारा? कुकिंग नाइफ। शिवांगी अपने हाथ छुड़ाकर शिवाय की बाजुओं को दबाते हुए कहो, कुछ दिन पहले ही तो मरने की हालत में थे। उस चेयर पर किसी मरे हुए आदमी की तरह पड़े थे। और अभी ये एब्स, मसल्स, इतनी जल्दी, हाउ? शिवांगी ने शिवाय को पलटा दिया। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए आर्या देखने लगी। यह आदमी जो उस दिन ढंग से खुद से चल भी नहीं पा रहा था, आज उसके सामने अपने अच्छे खासे शरीर के साथ खड़ा था। उसे याद था कि उस रास्ते से निकलते निकलते साक्ष और शिवांगी की जान सूख चुकी थी। क्योंकि शिवाय वह बीच में बेहोश जो हो गया था, इसलिए उन्हें टाइम भी ज्यादा लगा था। शिवांगी की अंगुलियां शिवाय को अपने शरीर पर इस तरह महसूस हो रही थी जैसे आर्या उसे अपनी तरफ बुला रही हो। शिवाय का दिमाग अब खराब हो रहा था। वैसे ही कुछ दिनों से वह पागल हो चुका था इस लड़की के चक्कर में, उसे खुद नहीं पता होता था कब वह क्या कर जाता था। शिवांगी उसके मसल्स दबाते हुए बोली, दर्द हो रहा है? शिवाय ने घूरकर उसे देखा। नहीं, शिवांगी ने मासूमियत से नाम में सर हिलाते हुए कहा, फिर उसकी चेस्ट को दबाते हुए बोली, अब? शिवाय के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया ना देखते हुए खुद से बोली, नहीं। शिवांगी की अंगुली धीरे धीरे सरकते हुए शिवाय की पूरी बॉडी पर चलने लगी। हर जगह जहाँ शिवांगी ने खून देखा था, या शिवाय को चोट लगी थी, वह चोट जैसा कुछ नहीं था। ऐसा हो कैसे सकता है? इसकी बॉडी अचानक से इतनी अच्छी कैसे? शिवांगी की अंगुलियां उसकी चेस्ट से होते हुए उसकी गर्दन तक पहुंची, जॉलाइन से सरकते हुए उसकी चिन। शिवाय से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने शिवांगी के हाथ को पकड़ दूसरा हाथ उसकी कमर में डालते हुए उसे पलटाकर वॉश बेसिन से टिका दिया। क्या तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो? वॉट? शिवांगी झट से बोली। वॉट नहीं, हाँ, यह पति 3 दिन बाद बिस्तर से उठा है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। आते ही मेरी बॉडी पर डोरे डालने लगी हो। शर्म कहीं बेच खाई है क्या? शिवाय बोला। शिवांगी उसके चेहरे को घूरते हुए बोली, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है?
ये जरूर तुम्हारे खून के ही कारण हो रहा, नहीं तो तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकते हो। आई मीन लुक एट यू, एक खरोच तक नहीं है तुम्हारे शरीर पर, मैंने देखा, या कल ही तो इतने घाव थे तुम्हारी बॉडी पर। तुम्हें सच जानना है। शिवाय दोनों हाथों से शिवांगी की कमर पकड़ते हुए बोला। क्यों तुम नहीं बताने वाले? शिवांगी उल्टा सवाल करते हुए बोली। शिवाय शिवांगी के कान के पास आकर धीरे से बोला, आई एम अ ड्रैगन, अ ब्लैक क्रूल ड्रैगन। तुमने देखा नहीं, वह दीवार पर मेरी ढेर सारी पेंटिंग बनी थी। वो व्हाइट वाला भी मैं हूं और वो ब्लैक वाला भी, मेरे पास हीलिंग पावर्स है, इसलिए मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया। शिवांगी ने नजरें उठाकर हैरानी से शिवाय को देखा। आइज शिवाय शिवांगी की काली आंखों में एक एक कर देखते हुए बोला, माँ तो बस मेरे बल्ब का एक कतरा लेकर जा रही थी, इसलिए मैंने भी उन्हें थोड़ा सा बल्ब दे दिया। उन्हें भी नहीं पता कि मैं उनका बेटा ड्रैगन फेस हूँ। वह तो उन्हें बस मेरे बल्ब में कुछ मिल गया था, और तुमने जो रिपोर्ट देखी थी वो एक्चुअल रिपोर्ट्स नहीं थी। शिवांगी ने शिवाय को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर खुद को उससे आजाद करते हुए बोली, बेवकूफ दिख रही हूं मैं तुम्हें? या मेरी शक्ल पर लिखा है कि मैं बेवकूफ हूं? ड्रैगन हूं मैं, वो भी काला सफेद दोनों। है शिवांगी शिवाय की नकल उतारते हुए बोली। शिवाय की आंखें छोटी हो गई, मैं मजाक नहीं कर रहा। शिवांगी नकल उतारते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, मैं ड्रैगन हूँ काला वाला, हाँ हाँ हाँ। फिर एकदम से चुप होकर शिवाय को घूरते हुए बोली, जरूर तुम भी उस सिरम के मरीज हो, इसलिए इतनी जल्दी ठीक हो रहे हो। शिवांगी ने शिवाय को घूरते हुए अपने कपड़े उठाए और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। हाँ, ड्रैगन, बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? शिवाय शिवांगी की जाती हुई पीठ को देखता रह गया। शिवांगी की जीभ खुली थी, जिससे उसकी आधी पीठ साफ दिख रही थी। शिवाय ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। शिवाय, शिवाय, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें इस दुनिया में कोई भी बहका नहीं सकता, पर ये लड़की ऐसा कर पा रही है कैसे? शिवाय गुस्से से अपने रिफ्लेक्शन को शीशे में घूरते हुए बोला कि उसकी आंखें शीशे में कुछ बगल में शिफ्ट हो गई। वहां एक काली परछाई शिवाय की नजर पड़ते ही भाग गई। शिवाय तुरंत उस तरफ बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शिवाय ने अपनी आंखें बंद की और वापस आ गया। नीचे डाइनिंग टेबल पर माही किचन से खाना लेकर आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर रहती अहीर बैठी उसे देख रही थी। अब क्या है? सब तो बता दिया, माही बोल टेबल पर रखते हुए बोली। अहिति ने जल्दी से पास में पड़ा सैंडविच खाने के लिए उठा लिया। अहीर भी उसके हाथ से एक बाइट लेते हुए बोली, यार वाही, बॉस को इतना कॉम्प्लिकेटेड परिवार ढूंढना जरूरी था। उनका भाई भी है, मतलब सच में उन्हीं का है, और माँ भी वही, तो उनकी बहन का क्या? और पति वह तो उठा भी नहीं है। 3 दिनों से हाउ वीक। ऐ मेरे बॉस के बारे में कुछ मत बोल हो, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अहिति बीच में अपनी बहन को डांटते हुए बोली। माही चेयर पर बैठते हुए बोली, शायद उसे होश आ गया है। मैंने देखा था उसे, सुबह टेरेस पर था, वही था शायद, मैं मिलने नहीं गई। अहिति चेयर से उठते हुए बोली, मुझे बॉस से बहुत सारी बातें करनी है। अहीर उसे वापस बैठाते हुए बोली, रुक जा, खा ले फिर बात कर लेना। थोड़ा मेरी बॉस के बारे में भी सोच ले, उनकी सेटिंग भी करवानी है। मुझे भी, माही बीच में बोली। डन, अहीर थचप का साइन बनाते हुए बोली। बीच में एक हाथ और आया। तीनों ने देखा वहां आकृति खड़ी थी। तुम बड़े दिनों बाद दिख रही हो, अहिति बोली। अरे यार क्या कहूँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम में लगी हुई थी। आकृति टेबल पर बैठते हुए बोली। चारों ने खाना लिया और आते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। तारानकन तारानकन तारानकन, चैप्टर 85 जबरदस्ती वाला लाओ। अब आगे अंडस्को। शिवांगी ने अंदर झांक कर देखा। कमरा एकदम शांत लग रहा था। उसने वॉशरूम की तरफ देखा, वहां से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। शिवांगी ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर अंदर आकर माही का लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गई, जो उसकी के पास था। लैपटॉप पर नजरें गए शिवांगी की अंगुलियां स्पीड पकड़ने लगी। उसने शिवाय के खून को टेस्ट के लिए भेजा था। उसके जो रिजल्ट्स थे, वह शिवांगी को समझ नहीं आ रहे थे। उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवाय के ब्लड में कुछ ऐसे सैंपल मौजूद थे जो आज तक कभी थे ही नहीं, जिनका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसने रिपोर्ट्स दोबारा खोली और पढ़ने लगी। इससे बेखबर की 2 आंखें उसे घूर रही है। क्लोजेट रूम के दरवाजे पर खड़ा शिवाय अपनी जगह पर जम सा गया था। उसकी आंखें शिवांगी पर चिपक गई थी। आर्या जल्दबाजी में यहाँ आई थी। उसने अभी क्रीम कलर की एक ढीली ढाली पतली फ्रॉक पहनी थी जो उसके घुटनों तक थी, जिससे उसके लंबे खूबसूरत पैर साफ दिख रहे थे। उसके बालों से पानी टपक रहा था। उसके भीगे शरीर से वह ड्रेस चिपक गई थी। बेड पर वह कुछ इस तरह बैठी थी कि उसका पोस्टर काफी अट्रैक्टिव और सेक्सी लग रहा था। शिवाय ने अपना सलाइवा निगला।
उसका गला सूख रहा था। शिवांगी का अपने होठों पर जीभ फिराना, अपनी अंगुली को जबान से गीला करना, शिवाय की उत्तेजना बढ़ा रहा था। उसके कदम धीरे धीरे शिवांगी की तरफ बढ़ने लगे। शिवांगी बेड पर पंच मारते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? मुझे कितने काम करने हैं, मैं नहीं आ रही। तभी अचानक पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने दो भूरी आंखें आ गई। इससे पहले शिवांगी कुछ कर पाती उसके होठों बंद हो चुके थे। शिवांगी की भौहें सिकुड़ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया कि शिवाय ने उसकी अंगुलियों को अपनी अंगुलियों में उलझा लिया। शिवांगी को अपने होठों में तेज दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शिवाय उसके होठों को सच में अभी खा ही जाएगा। उसने अपना घुटना मोड़ा और शिवाय को मारा। उससे पहले शिवाय के लंबे मजबूत पैरों ने उसके पैरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसकी किस और भी डिप होती जा रही थी। उसकी जीभ शिवांगी के मुंह के हर हिस्से को एक्सप्लोर कर रही थी। शिवाय का एक हाथ शिवांगी की थाई से ऊपर की तरफ सरकने लगा, जिसे महसूस करते ही शिवांगी का दिमाग झन्ना गया। उसने अपने दूसरे हाथ से शिवाय के हाथ को रोक दिया कि उसे शिवाय का दूसरा हाथ अपनी चेस्ट की तरफ बढ़ते हुए महसूस हुआ। शिवांगी ने अपने दूसरे हाथ से खुद को सपोर्ट दे रखा था कि वह बिस्तर पर ना गिरे। अब अगर वह अपना हाथ हटाती है तो वह बेड पर होगी और उसके ऊपर शिवाय, जिससे शिवाय की साइड ज्यादा स्ट्रोंग होगी और आने वाले समय में उसके लिए प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो सकती है। इस सब में शिवांगी की आंख धीरे धीरे बंद होने लगी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। शिवाय को यह महसूस हुआ तो उसने शिवांगी को तुरंत छोड़ दिया और वहां से हटकर बालकनी में चला गया। शिवाय के अलग होते ही शिवांगी बेड पर गिर गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वही बालकनी की रेलिंग पर हाथ कसे शिवाय अपनी बढ़ी हुई सांसें कंट्रोल कर रहा था। सामने बड़े से आसमान को देखते हुए शिवाय अपने मन को शांत करते हुए धीरे से बुदबुदाया, आई एक्सेप्ट यू। मुझे करना ही होगा, नहीं तो किस दिन क्या कर जाऊंगा मुझे भी पता नहीं है। अंडरस्को ऑफ देन आई ए अंडरस्को एक्सेप्ट अंडरस्को यू। शिवाय लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपना डिसीजन लेते हुए बोला। अब उसके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। तभी किसी ने उसे अपनी तरफ पलटाकर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। क्या हरकत थी ये अंडरस्को? तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे ऐसे ट्रीट मत किया करो। और अब हमारा डिवोर्स भी हो गया है, तो मुझसे दूर रहो। शिवांश भी अब सिर्फ मेरा बेटा है। अब तुम मेरे कोई नहीं हो, तो ये अपनी हवस कहीं और जाकर पूरी करना, समझे? शिवांगी गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली। वह जिसे ही जाने को मुड़ी, शिवाय ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे शिवांगी सीधे शिवाय की बाहों में जा गिरी। शिवाय ने एक हाथ से उसकी कमर को बुरी तरह कसकर पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डाल उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसने शिवांगी के निचले होठ को निशाना बनाया और उसे गुस्से से चबाते हुए किस करने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि शिवांगी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आज अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार शिवांगी को घबराहट, डर जैसी चीज महसूस हो रही थी। वह भी शिवाय से। उसे डर था कि अगर वह थोड़ा सा भी हिली तो कहीं शिवाय उसे किस करते करते दम घोटकर मार ही न डाले। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, पर उसने हिलने तक की हिम्मत नहीं की। लगभग 15 मिनट बाद शिवाय हल्का सा शिवांगी के होठों से दूर होकर उसके माथे पर अपना माथा रखते हुए बोला, आई एम योर हस्बैंड। तुम मेरी हो और मेरा बेटा भी। रही बात हवस की, तो है हवस, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। तो ये जो तुम्हारा ख्वाब है ना, शिवाय माहेश्वरी से डिवोर्स लेकर अपने बेटे के साथ कहीं दूर जाने का, भूल जाओ, क्योंकि अब तुम कहीं नहीं जाओगी। जिंदगी भर मेरी बीवी बनकर रहोगी मेरे साथ, और आइंदा से मुझे ये लफ्ज दोबारा तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना है। वरन मुझसे से ज्यादा तुम मुझे जानती हो, कोई सीधा साधा आदमी नहीं हूं जो तुम कहोगी मान जाऊंगा। शिवाय नाम है मेरा। जब मेरी माँ ही मुझे मारने की कोशिश कर रही है, तो तुम समझ सकती हो कि मैं कितना बुरा हो सकता हूँ। कहकर शिवाय ने फिर से शिवांगी के खून टपक रहे होठ पर अपने होठ रख कसकर दबा दिए। दर्द से शिवांगी की आंखें बंद हो गई। उसकी घुटी हुई चीख उसके गले में ही रह गई। पापा अंडरस्को आप ठीक हो गए। एक प्यारी सी आवाज चारों तरफ से शिवाय के कानों में पड़ी। वह धीरे से शिवांगी से दूर हुआ। उसने शिवांगी के होठों को देखा, जिससे खून निकल रहा था, जिसे शिवाय अपने अंगूठे से पोंछते हुए बोला, घरवाली थोड़ा मुस्कुरा भी दो। अंडरस्को इतनी बड़ी न्यूज़ सुनाई है मैंने तुम्हें। शिवांगी अपनी डब्बाए आंखों से शिवाय को घूर रही थी। उसने अपनी पलकें एक बार भी नहीं झपकाए। शिवाय उसके गालों पर अपनी 2 अंगुलियां चलाते हुए बोला, ऐसे मत देखो। वैसे ही बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया है मैंने। अंडरस्को अब तुम आराम से अपना दिमाग लगाओ, मैं अपने बेटे के पास जाता हूँ। बाय अंडरस्को बीवी। कहकर शिवाय ने उसे छोड़ दिया और रूम से निकलकर चला गया।
शिवाय की बाहों से आजाद होकर शिवांगी दीवार का सहारा लेकर वह रखी चेयर पर बैठ गई। उसका गला सूख रहा था। अभी अभी उसने शिवाय का असली रूप देखा था। बेरहम, कठोर, सिर्फ अपनी चलाने वाला। ये वह आदमी था जो उसकी जान के पीछे पड़ा था, क्योंकि शिवांगी ने उससे उसका सब छीन लिया था। पर अफसोस, शिवांगी को मारने से पहले वह खुद अपनी मां के भेद चढ़ चुका था। कश्यप मेंशन _ सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। स्वाति जी अपने दोनों बेटों को देखकर बहुत खुश थी। उनका बड़ा बेटा आज पूरे 10 साल बाद वापस आया था। इस बीच उन्होंने बस 15 से 20 बार फोन पर अपने बेटे से बात की थी। अन्नत जी बिना किसी एक्सप्रेशन के खाना खा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं थी अपने दोनों बेटों के होने ना होने से। स्वाति जी आराध्य से बोली, बेटा तुमने शादी कर ली, बहू को नहीं लाए अपने साथ। आराध्य के हाथ खाते खाते रुक गए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। करण समा नहीं आए। स्वाति जी करण से बोली। करण के कुछ जवाब देने से ले स्वाति जी खुद ही बोल पड़ी, कहा था मैंने उससे नहीं आएगी तो बात ही नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी नहीं आए, आराध्य से भी मिलना हो जाता। करण ने हैरानी से स्वाति जी को देखा। क्या, ऐसे क्या देख रहा है? कल ही तो बात हुई थी उससे, कह रही थी माँ आपकी याद आ रही है, यह खाना नहीं मिलता, सर में दर्द हो रहा है, और पता नहीं क्या क्या नौटंकी कर रही थी। स्वाति जी प्यार से बोली। करण की पकड़ अपनी चम्मच पर धीरे धीरे कसने लगी, पर वह रुका नहीं और चुपचाप खाता रहा। अन्नत जी गला साफ करते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोले, आराध्य तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? यहाँ आने की कोई खास वजह? आराध्य बिना ज्यादा रिएक्ट किए बोला, मैं इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। हम कहकर अन्नत जी भी चुप हो गए। अचानक उन्हें कुछ याद आया। वह करण से बोले, करण तुम्हारे चीफ कमांडर ने तुम्हारे लिए लेटर भेजा था, तुम्हें सीक्रेट टीम से निकाल दिया है। उनकी बात पर सब शांत हो गया। जो कुछ देर पहले वह प्लेटों से चम्मचों के टकराने की आवाज आ रही थी, वह शांत हो गई। करण ने नजर उठाकर अन्नत जी को देखा। उन्होंने कुछ दूर खड़े विश्वा की तरफ देखा। विश्वा उनके देखने का मतलब समझ गया था। उसने अपनी जेब से एक लेटर निकालकर करण की तरफ बढ़ा दिया। करण जैसे जैसे लेटर पढ़ रहा था उसकी भौहें सिकुड़ती जा रही थी। लेटर पढ़ने के बाद वह टेबल से उठते हुए बोला, मेरा हो गया, बाद में मिलते हैं। उसके जाने के बाद आराध्या भी चेयर से उठते हुए बोला, मुझे कंपनी के लिए देर हो रही है। स्वाति और अन्नत जी अपने दोनों बेटों को जाते हुए देख रहे थे। स्वाति जी बोली, कब सब ठीक होगा? अन्नत जी जो अब तक नॉर्मल दिखाने का प्रिटेंड कर रहे थे, उनके कंधे हल्के हो गए। वह निराशा से बोले, अपने एक भी बेटे को गले तक नहीं लगा सकता मैं, इतना बुरा हूं मैं? स्वाति जी ने खाली आंखों से उन्हें देखा। जिन आंखों में कभी अन्नत जी को प्यार के सिवा कुछ नहीं दिखता, वह आज इस कदर सूनी थी कि उनमें अब उनके लिए नमी तक नहीं थी। अन्नत जी को अपने किए का पछतावा था, लेकिन अब इसका कुछ नहीं हो सकता था। उनका परिवार साथ होकर भी साथ नहीं था, सिवाय उनकी बीवी के, जिन्हें एक समय में वो किसी काबिल नहीं मानते थे। लेकिन आज वही बीवी इतनी काबिल थी कि सीक्रेटली पता नहीं कितनी कमियों की सीईओ थी, बिना उन्हें पता चले, लेकिन फिर भी वह उनके साथ थी, करण और आराध्य के लिए, ताकि वह दोनों एक अच्छी लाइफ बिता सके, अच्छे परिवार के साथ। कश्यप मेंशन से बाहर निकलते ही करण गुस्से से जमीन पर रखे पत्थर को लात मारते हुए बोला, क्यों समा, क्यों कर रही हो ये सब? जा रही हो तो पूरी तरह से जाओ। यूं माँ से बात करना क्या जाताना चाहता हो कि तुम्हें माँ की बहुत फिक्र है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ मेरे करीब रहना चाहती हो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तभी पीछे से को उस पर चिल्लाया, जिससे करण और चिढ़ गया। वह जैसे ही गुस्से से पीछे पलटा, उसका गुस्सा शांत हो गया। आराध्य कार के शीशे नीचे करते हुए बोला, कहा अकेले अकेले जा रहा है साले? भाई आया है, दोस्त भी जिंदा है, पार्टी नहीं चाहिए? करण जल्दी से कूदकर कार की दूसरी तरफ बैठते हुए बोला, क्यों नहीं, वैसे ही मेरे कंजूस भाई के हाथ से साल में एक बार पैसे गिरते हैं। आराध्य मुस्कुराते हुए बोला, कहा है मेरी सिस्टर इन लॉ, कब मिला रहा है उससे? आई एम श्योर मेरी वाली ज्यादा खूबसूरत है। करण ने हैरानी से आराध्य को देखा। भाई ये तुम ही हो ना? तुम्हें तो लड़कियां पसंद ही नहीं थी, फिर अचानक से कौन आ गई जिसने आपको खुद से प्यार करवा दिया? एक मिनट _ अगर आपने शादी कर ली है तो सक्सेना की डील का क्या होगा? आपकी शादी तो उनकी बड़ी बेटी से होने वाली थी। आराध्य मुस्कुराते हुए बोला, वो जो एयरपोर्ट पर पागलों की तरह किसी को ढूंढ रही थी, वो माही सक्सेना, सक्सेना फैमिली की बड़ी बेटी, मेरी बीवी। क्या? करण चिल्लाया। आराध्य ने कार रोक दी। माही सक्सेना परिवार की बेटी है। मुझे पता क्यों नहीं है ये सब।
और आपने शादी भी कर ली उससे। लेकिन उसने तो कुछ बताया भी नहीं, न ही शिवांगी को इस सब के बारे में कुछ पता है। करण आराध्य को देखते हुए बोला। आराध्य कार स्टार्ट करते हुए बोला, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अब करनी थी तो कर ली। माहेश्वरी महल _ सुहासिनी जी टेंशन से कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। एक सर्वेंट ने आकर उन्हें ओम जी के वापसन लौटने की खबर दी। सुहासिनी जी तेज कदमों से बाहर आए, वैसे ही वह शिवाय के गायब होने से परेशान थी। ऊपर से ओम पता नहीं किसे उठाकर लाने वाले हैं। सुहासिनी जी नीचे उतरते हुए अंदर आ रहे अपने पति से बोली, ओम तुम भी ना, यह शिवाय फिर से गायब हो गया है। और तुम हो कि यह सब? ओम के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है उनके पास जो वह अपनी बीवी को दिखाने के लिए बेहद खुश है। सुहासिनी, आज मेरे पास तुम्हारे लिए दो खुशी की बात है। कौन सी सुनना पसंद करोगी? सुहासिनी जी मुंह मटकाते हुए बोली, कोई भी सुना दो। कौन सा? इसके बाद तुम मुझे मिठाई खाने दोगे? ओम जी अपने साथ लाए मिठाई उनकी आंखों के सामने लहराते हुए बोले, ले लो, आज खा ही लो। 4 टुकड़े खाने से तुम्हारी डायबिटीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुहासिनी जी ने झट से वह डब्बा ले लिया और उसमें से मिठाई निकालकर खाते हुए बोली, ऐसी भी क्या बात है जो तुम इतना खुश हो? ओम सोफे पर बैठे और अपने सामने सुहासिनी जी को बैठाते हुए बोले, अरे वह जो लड़की शिवाय के नाम से आई थी, और वह फोटो सब झूठी है। हमने खुद पता किया है, हमारे पास सबूत भी है। और दूसरी बात, मुझे तुमसे किसी को मिलाना है। कहते हुए उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, जहां कोई नहीं था। अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर तो आओ। ओम जी जोर से बोले। सुहासिनी जी की मिठाई उनके गले में फंस गई थी। किसी तरह खुद को संभाल कर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, जहां 2 पतली काली परछाई चलते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे उनके चेहरे सुहासिनी जी की आंखों के सामने आ रहे थे, वैसे वैसे सुहासिनी जी की सांसें थमती जा रही थी। चैप्टर 86 पहली बार वाला पुराना ससुराल। अब आगे _ शाम हो चुकी थी। पूरा माहेश्वरी महल शांति में डूबा था। चारों तरफ गार्ड्स के अलावा वहां कुछ नहीं था। तभी गेट से एक काली मेबैक कार एंटर हुई। 2 गार्ड्स ने आकर दरवाजा खोला। कार से डार्क ब्लू 3-पीस सूट पहने शिवाय बाहर निकला। दूसरी तरफ से ब्लैक एंड व्हाइट चेकमेट साड़ी पहने शिवांगी बाहर निकली। फिर से वही जगह देखकर शिवांगी ने अजीब सा मुंह बना लिया। शिवाय अपना कोट ठीक करते हुए बोला, ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? पहली बार अपने ससुराल आए हो, थोड़ा मुस्कुराओ _ ही हो गया। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे साथ सब किया है तो खत्म करो ना सब। ये दिखावा करने की क्या जरूरत है? शिवांगी झल्ला कर बोली। शिवाय शिवांगी के बगल में आकर खड़ा हो गया। शिवांगी तुरंत 2 कदम पीछे हो गई। ये देखकर शिवाय हल्का सा मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा। घरवाली, तुम भूल क्यों जाती हो कि मुझे मेरी माँ से कुछ चाहिए? जब तक मोम मुझे वो दे नहीं देती मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम जानती तो हो, मोम के पीछे भी कोई है जो इस सब को लीड कर रहा है। फिर कैसे मैं उन्हें मार सकता हूँ? शिवाय मासूमियत से अपना निचला होठ बाहर करते हुए बोला। शिवांगी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मतलब अपना काम होने के बाद तुम सासू माँ को? शिवांगी की अनकही बात को पूरा करते हुए शिवाय बोला, कुछ नहीं करूँगा। माँ है मेरी, जैसी भी है। कह रही थी उनके परिवार को छिना है मैंने _ अब पता तो करना पड़ेगा किस परिवार की बात कर रही है वो। शिवांगी ने हैरानी से शिवाय को देखा। मतलब तुम्हारी माँ का किसी और के साथ चक्कर था? शिवाय ने शिवांगी को देखा, जो उसे आंखें बड़ी बड़ी कर देख रही थी। शिवाय को फिर से अपने दिल की धीमी धड़कन सुनाई दी, जिससे उसने तुरंत आर्या छोड़ दिया और उसे वहां से ले जाते हुए बोला, नहीं, मेरी माँ का कोई चक्कर वक्कर नहीं था। मैं इस बात की खुद जिम्मेदारी ले सकता हूँ। तो फिर फैमिली कौन सी? कहीं तुमने उनके बेटे शिवाय की जगह तो नहीं ले ली ना? शिवांगी अपनी धुन में बोली। शिवांगी की बात सुनकर शिवाय के कदम रुक गए। उसने तुरंत पीछे मुड़कर शिवांगी का गला पकड़ लिया। शिवांगी ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें और फैल गई। सामने शिवाय की भूरी आंखों में हल्की हरी और पीली लाइट जल रही थी, जिसे देख शिवांगी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या देख रही थी वह? किसी इंसान की आंखों का रंग ऐसे कैसे बदल सकता है? शिवाय _ शिवांगी के होठ धीरे से बुदबुदाए। शिवाय ने वैसे ही उसे अपने करीब किया। उसकी आंखें _ ये आंखें शिवांगी ने पहले कहीं देखी है। और _ शायद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार, पर यह हो कैसे सकता है? घरवाली, तुम तो बड़ी तेज हो, इतना सब जान गई।
लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो मुझे डर के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। फिर कैसे? तुम अब तक की सबसे बेहतरीन इंसान हो मेरे लाइफ की, और आगे भी रहोगी। मैं तुम्हें इस सब में लाना नहीं चाहता था, पर तुमने अंडरस्को कहते हुए शिवाय ने अपने दिल की तरफ इशारा किया। इसे जिंदा किया है मेरे अंदर, तो अब तुम ना होकर भी इस सब की सरताज हो, और खबरदार जो ये सब किसी को बताया तो। शिवाय शिवांगी की काली आंखों में बारी बारी से देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोला, तुम हो कौन? क्या तुम सच में ड्रैगन हो? शिवांगी डरते डरते बोली। उसकी आंखों में डर देखकर शिवाय ने हल्के से उसके होठों को छुआ। उसे यह औरत दिन ब दिन और पागल बना रही थी। पूरी तरह से नहीं, आई एम ए ह्यूमन घरवाली अंडरस्को। शिवांगी ने जैसे ही यह सुना वह धाम अंडरस्को से जमीन पर बैठ गई। जब से उसने शिवाय के मुंह से ड्रैगन वाली बात सुनी थी तब से उसकी नींद चैन सब खत्म हो गया था। अगर शिवाय सच में ड्रैगन हुआ तो उसने एक ड्रैगन के साथ सेक्स किया। उसके बच्चे की माँ भी थी। अगर एक ड्रैगन है तो बाकी भी होंगे। अगर कभी वह सभी धरती पर आ गए और सभी को मार दिया तो। ऐसे ही ना जाने कितने उटपटांग सवालों ने उसका दिमाग हैंग कर दिया था। तभी शिवांगी को महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे उठ रही है। उसके कुछ समझने से पहले शिवाय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। कितना दिमाग चलाती हो, होना भी तो चाहिए उतना। दोनों लड़ते झगड़ते हॉल में जा पहुंचे। वहां की शांति को देखकर शिवांगी और शिवाय ने उस तरफ देखा। वहां हाल में सभी शांति से बैठे थे। ओम जी शौक और हैरानी ने अपने सामने देख रहे थे। उनके बगल में बैठे अमूल्य जी भी हैरान परेशान नजरों से सामने देख रहे थे। वही एक अकेले कोने में बैठी सुहासिनी जी मुंह दबाए सिसक रही थी। उन सबकी नजरों का पीछा करते हुए शिवांगी और शिवाय ने सामने देखा जहां सोफे पर दो लोग बैठे थे, जिनमें से एक औरत दूसरा लड़का था। उनकी पीठ शिवाय की तरफ थी, जिससे उन्हें उनका चेहरा साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। शिवाय ने शिवांगी को नीचे उतारा और सबसे पहले सुहासिनी जी के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। उसकी ऐसी हरकत पर शिवांगी गुस्से से अपने हाथ फोड़ किए उन दोनों जानी दुश्मन माँ बेटे को देखने लगी। वह वैसे ही चलकर ओम और अमूल्य जी के बीच में किसी महारानी की तरह बैठ गई। सामने बैठे लोगों के देखकर उसे हैरानी हुई पर उसने दिखाया नहीं। इससे उलट वह अमूल्य जी की तरफ झुकते हुए बोली, क्या हुआ दादू? यहाँ सब इतने परेशान क्यों हैं? अमूल्य जी और ओम जी ने एक साथ अपने बीच में बैठी शिवांगी को देखा। दोनों को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उन्हें पता था कि शिवाय की चीज कोई भी उससे कभी नहीं छीन सकता। फिर ये तो उसकी बीवी थी, भले ही जबरदस्ती की, लेकिन थी। दोनों ने वापस अपना सर मोड़ लिया और अपने हाथ पर सर टिकाए उदासी से सामने बैठे स्वरा जी और अक्ष को देखने लगे। स्वरा जी के चेहरे पर परेशानी थी, वही अक्ष के चेहरे पर नफरत और गुस्से के अलावा कुछ नहीं था। वह हाथ बांधे पैर पर पैर चढ़ाए लगातार जमीन को घूर रहा था। वही शिवाय के कानों में कुछ आवाजें जा रही थी। उसने श्री जी के कान में कहा, मोमंडस को मैं जिंदा हूँ। आवाज सुन सुहासिनी जी ने नजर उठाकर देखा शिवाय को। अपनी आंखों के सामने देखकर वह एकदम से शांत हो गई। शिवाय की भूरी आंखों में उन्हें अपने लिए प्यार के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये आंखें, इस शरीर की यही आंखें हर बार उन्हें पिघलने पर मजबूर कर देती है। वह चाहे जितना भी कर ले, इनमें कभी उन्हें नफरत दिखती ही नहीं थी। क्यों शिवाय, क्यों करते हो तुम ये सब? इस तरह मत देखो मुझे। माफ तो मैं मरते दम तक नहीं करूंगी तुम्हें, सुहासिनी जी धीरे से बोली। लेकिन मरने के बाद तो करेगी ना अंडरस्को। शिवाय की धीमी मगर डरावनी आवाज सुहासिनी जी के कानों में पड़ी। शिवाय की यह चीज उन्हें खतरे की सबसे बड़ी निशानी लगती थी, जिसके बाद शायद ही कुछ अच्छा हुआ हो। शिवाय उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मोम अंडरस्को, आपसे कितनी बार कहा है मेरे बेटे के पीछे मत पड़िए। लेकिन आपको एक बात समझ क्यों नहीं आती? आप अपने बेटे से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ। उसकी चोट देखकर तो मैंने आपके श्रेय के चेहरे को एसीड तो हफे में दिया, पर कमीना मेरा ही चेहरा लेकर वापस आ गया। सजा तो मिलनी थी उसे अंडरस्को। सुहासिनी जी की पुलतियां फैल गई। शिवाय अपने हाथ से उनकी आंखों को बंद करते हुए बोला, माँ बता दो ना, किसके लिए कर रही हो ये सब? आई स्वेयर, आप जिस परिवार, जिस बेटे की बात कर रही थी, उसे मैं ढूंढगा। आप जानती है मैं अपने वादे का कितना पक्का हूँ। इतने सालों से आपकी नफरत ले रहा हूँ, कुछ तो रहम से देखो ना मेरी तरफ। सुहासिनी जी अचानक शिवाय के गले लगकर फुट कर रोने लगी। शिवाय ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देखा और सुहासिनी जी को शांत कराने लगा। उसकी नजर सोफे पर बैठे अक्ष पर गई। शिवाय बोला, तुम अंडरस्को, तुम्हें देखा है मैंने अंडरस्को, तुम तो मरने वाले थे, जिसे मेरी बीवी ने बचाया था।
अपनी हड्डी देकर। शिवाय की बात सुनकर सभी ने उसे हैरानी से देखा। शिवाय की नजर बगल में बैठी स्वरा जी पर गई। क्या वो सही देख रहा है? कहीं उसकी आंखें तो खराब नहीं हो गई? वह धीरे से अपनी माँ के कान में बोला, माँ, ये तो तुम्हारी बहन है जो आपके घर जलने के टाइम पर मर गई थी। ये तो मर गई थी, फिर जिंदा कैसे है? सुहासिनी जी जो सभी को दिखाने के लिए नाटक कर रही थी। वह धीरे से शिवाय की कोट से अपना सर निकाल कर बोली, अपनी बकवास बंद करो, शक्तियां हैं तुम्हारे पास, सब पता था तुम्हें। शिवाय भी धीरे से बोला, कहे की शक्तियां माँ? मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है। कोई सचमुच का ड्रैगन आकर नहीं बस गया है मेरे अंदर, और यह सब भी आपकी ही देन है। सुहासिनी जी ने उसे घूर कर देखा। पागल दिख रही हूँ मैं तुम्हें, सब पता है मुझे। शिवाय अपना सर पकड़ते हुए बोला, अब बता भी दो, रो क्यों रही हो? तुम्हारी दुख की भावना बहुत तेज है अभी। सुहासिनी जी ने एक बार स्वरा जी और उनके बगल में बैठे अक्ष को देखा। उनकी आंखें फिर से नम हो गई। वह शिवाय से लिपटकर रोते हुए बोली, इसी कमीनी ने मेरा बेटा चुराया था जब वह छोटा था। उसके चेहरे से लग नहीं रहा है, लेकिन वह तुमसे सिर्फ 1 साल छोटा है। इस स्वरा ने कुछ किया है उसके साथ। शिवाय, तुम छोटे थे, इसलिए तुम्हें याद नहीं। अंडस मुझे मेरा बेटा चाहिए। शिवाय ने हैरानी से अक्ष की तरफ देखा, जिसकी फीलिंग्स में नफरत और गुस्से के अलावा उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। माँ, मेरा भाई, तो अंडस को यह ऐसे क्यों बैठा है? सुहासिनी जी ने बताना शुरू किया। फ्लैशबैक अंडस्को। सुहासिनी जी दरवाजे की तरफ देख रही थी। उनकी नज़र सामने से आती स्वरा जी पर ही टिकी थी। उनकी बहन भले ही उनका चेहरा बदल गया हो, पर काफी हद तक अभी भी वह पहले जैसी ही थी। उन्हें देखते ही सुहासिनी जी की आंखों में गुस्सा उतर आया। उनके सामने जाते ही सुहासिनी जी ने कसकर एक जोरदार थप्पड़ उनके गालों पर लगा दिया। सुहासिनी जी उनकी कॉलर वाली ब्लाउज का कॉलर पकड़ते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे सामने दोबारा आने की? मेरे बेटे को खा गई, अब क्या लेने आई है? मर मर कर जी रही हूँ अपने बेटे के बिना। अंडस्को जानबूझकर कर कूदी थी ना उस आग में मेरे बेटे को लेकर। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? जब ओम को बहला नहीं पाई तो मेरे बेटे को लेकर चली गई। अरे कैसी बहन है तू? एक बार बोल देती शादी तोड़कर चली जाती तेरे लिए। बीच में ओम जी सुहासिनी जी को पकड़ते हुए बोले, सुहासिनी काम डाउन, ये सब क्या कह रही हो? हाँ अंडस्को हमारा बेटा, उसे कुछ नहीं हुआ है। शिवाय आ जाएगा। ओम जी समझ तो गए थे, पर वो जानबूझकर दूसरी बात कर रहे थे ताकि सुहासिनी जी शांत हो सके। सुहासिनी जी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वह ओमित्य को खुद से दूर धकेलते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? अंडस्को इतनी जल्दी भूल गए मेरे बेटे को? तुम्ही ने तो कितने प्यार से उसका नाम रखा था। 4 दिन भी नहीं हुए थे उसे। और ये अंडस्को, ये चुड़ैल अंडस्को, इसने अंडस्को मेरे बेटे को अंडस्को कहते हुए सुहासिनी जी खुद को रोक नहीं पाई और जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। ओम जी जल्दी से आए। उन्होंने श्री जी को कंधों से पकड़ खड़ा किया। ओम तुम क्यों लाए इसे? अंडस्को इसने मेरे अंडस्को बेटे अंडस्को कितना छोटा था वो अंडस्को उसने तो अपने भाई को देखा तक नहीं था। शिवाय को पता तक नहीं है कि उसका कोई भाई भी था। सुहासिनी जी अपने सालों से दबे गुस्से को बाहर निकल रही थी, और आज वह शांत भी नहीं होना चाहती थी। उनकी बहन ने उनसे उनके बेटे को छीन लिया। कितना जो था वो, क्या गलती थी उसकी? कोई कैसे इतने छोटे बच्चे को मार सकता है? स्वरा जी रोते हुए सुहासिनी जी के पैरों में पड़ गई। मैं मानती हूँ कि मैंने जीजू को बहलाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। मेरा यकीन करो दी अंडस्को, मैंने वो सब अक्ष को बचाने के लिए किया था। तभी एक जोरदार थप्पड़ स्वरा जी के गालों पर पड़ा। थप्पड़ इतनी जोर का था कि स्वरा जी एक ही बार में सीधा जमीन पर जा गिरी। कंटिन्यू अंडस्को। चैप्टर 87 न्यू सोन बैड टेम्पर। अब आगे। स्वरा जी सीधा जमीन पर गिर गई। उनके पीछे चल रहा अक्ष अपनी माँ को उठाते हुए सुहासिनी जी से बोला, आप जो भी है, इस तरह मेरी माँ से बात नहीं कर सकती। वह माफी मांग रही है, आपको पूरी बात जान लेनी चाहिए। अक्ष की बात सुनकर सुहासिनी जी के दिमाग में एक करारा जवाब पनप गया। वह जैसे ही उसे जवाब देने के लिए मुड़ी, उनकी आंखें अक्ष के चेहरे पर अटक गई। उसकी वह शिवाय की तरह भूरी रहस्यमयी आंखें, भले ही वह अपनी वास्तविक एज से छोटा लग रहा था, लेकिन सुहासिनी जी का दिल उस लड़के की तरफ खींचा जा रहा था। एक सेकंड में उनके दिमाग में हजारों सवालों ने घर कर लिया। वह कांपते हाथों से स्वरा जी की तरफ बढ़ी, उनका चेहरा अपनी तरफ कर सुहासिनी जी आंखों में सवाल लिए उन्हें देखने लगी। स्वरा जी उनके सवाल समझ गई थी। सुहासिनी अपनी बहन, जिसे वह कभी देखना नहीं चाहती थी, फिलहाल के लिए वह किसी भगवान से कम नहीं लग रही थी, भले ही वह खुद शैतान हो।
स्वरा का ये कहना कि उसने सब उनके बेटे को बचाने के लिए किया है। फिर उसी उम्र के लड़के का स्वरा जी को माँ कहना, उस लड़के का होना ही सुहासिनी के लिए सोचने की बात थी। सुहासिनी जी जो सुनना चाहती थी वह स्वरा जी भी समझ गई थी। उन्होंने धीरे से सर हाँ में हिला दिया। उनकी मंजूरी मिलते ही सुहासिनी जी 2 कदम पीछे हो गई। वह चाहती थी ये सब सच हो, लेकिन जब उन्हें ये सब पता चल रहा था तब वह यकीन नहीं कर पा रही थी। कुछ देर की शांति के बाद सुहासिनी जी तुरंत स्वरा जी के गले लग गई। सॉरी स्वरा, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी गलती है, मैंने तेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। तू वापस क्यों नहीं आए मेरे बेटे को लेकर? कैसे दिन गुजारे हैं मैंने इसके बिना। इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ना ये मिला ना तू। फिर मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, तुम्हें भूलने का। श्री स्वरा के गले लगे रोते हुए बोली। उनका बेटा जिंदा था। उनका अक्ष जिसे उन्होंने मरा हुआ समझ लिया था, वह आज उनके सामने जिंदा खड़ा था। वहां खड़े बाकी के 2 लोग बस इन दोनों बहनों को रोते हुए देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। अमित्य ने आगे बढ़कर सुहासिनी जी को संभाला और अक्ष को स्वरा जी को संभालने का इशारा किया। सुहासिनी जी ओम के गले लगते हुए बोली, ओम, हमारा छोटा बेटा जिंदा है। हमारा अक्ष जिंदा है। स्वरा ने उसे बचा लिया था, वह मरा नहीं था ओम। कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। उनकी बात सुनकर ओम की आंखें भी भर आए। उन्हें अपने छोटे बेटे अक्ष को ठीक से देखा तक नहीं था। 3 दिन का वह छोटा सा बच्चा जिसके मरने की खबर ओम के पता चली थी, जिसके बाद वह बहुत दुखी रहने लगे थे। परिवार, बीवी, बिजनेस, सभी चीजों को संभालते हुए वह बहुत बिजी हो गए थे ताकि उन्हें अपने बेटे की याद कम आए। लेकिन कहीं ना कहीं वह अपने उस बेटे को बहुत याद करते थे। हर बार शिवाय के लिए जो चीज आती वह अक्ष के लिए भी आती। उसके लिए सारी चीजें सब उन्होंने लेकर रखी थी। उसके ना होने के बाद भी ओम सुहासिनी जी को कसकर गले लगाते हुए बोले, शांत हो जाओ सुहासिनी, हम बैठकर बात करते हैं। सुहासिनी जी ने खुद को छुड़ाया और सीधा जाकर अक्ष को गले से लगा लिया। अक्ष जो स्वरा जी को संभाल रहा था वह अचानक सुहासिनी जी के गले लगने से चौंक गया। श्री जी रोते हुए बोली, आई मिस यू सो मच माई सोन, आई मिस यू अ लॉट। उनकी बात सुनकर अक्ष ने तुरंत उन्हें खुद से दूर किया। उसे तो लग रहा था कि यह औरत और उसकी माँ किसी और के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यह औरत तो उसके ही गले पड़ गई। अक्ष अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, माँ, हम यहाँ आपके परिवार से मिलने आए हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। उल्टा यहाँ पता नहीं कहो कहो की बातें चल रही है। अब आप सभी का हो गया हो तो चले, मुझे और भी काम है। अक्ष, तमीज से पेश आओ, बहन है मेरी वह, स्वरा जी बोली। अक्ष बिना किसी की तरफ देखे बोला, जो भी हो इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है, मैं इनके साथ अच्छे से पेश नहीं आ सकता। और ये किस बच्चे की बात कर रही है? आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि आप इनके बेटे को भी परवरिश दे रही है। स्वरा जी की नजर झुक गई। वह धीरे से बोली, तुम ही तो उनके बेटे हो। वह चारों तरफ शांति थी, जिस वजह से स्वरा जी की धीमी आवाज सभी के कानों तक पहुंच गई थी। अपनी माँ से ऐसी बात सुनकर अक्ष को जो महसूस हो रहा था वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। क्या उसने सही सुना? आज इतने सालों बाद उसकी माँ उससे कह रही थी कि वह उसकी माँ नहीं थी। अक्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसका मन कर रहा था कि वह स्वरा जी को पके और यहाँ से कहीं दूर चला जाए, या इस दुनिया से आज दिन को ही मिटा दे। प्रेजेंट में अपनी माँ की बात सुनकर शिवाय गुस्से में आ गया। इन्होंने आज तक उसे उसके भाई के बारे में बताना जरूरी तक नहीं समझा। अगर आज यह औरत नहीं आती तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता। वह गुस्से से स्वरा जी को घूरते हुए बोला, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में आज तक छिपाने की? क्या इन्होंने शिवाय द गैंगस्टर को उसी दिन नहीं देख लिया था? शायद इतना उनके लिए काफी नहीं था। सुहासिनी जी ने कसकर शिवाय का हाथ पकड़ लिया। इस बार गलती ओम और मेरी है, हमने तुम्हें नहीं बताया था। उसे मत डराओ, वैसे ही जब से तुम आए हो उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा है। शिवाय ने खुद से कुछ दूर बैठी स्वरा जी को देखा। वैसे तो वह नॉर्मल ही दिख रही थी, लेकिन उनके पैर बुरी तरह कांप रहे थे, जिसे देख शिवाय के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसे अपने दुश्मनों का यूं खुद से डरना बहुत अच्छा लगता था। उनकी नजर स्वरा जी से होते हुए उनके बगल में बैठे अक्ष पर गई। ठीक तभी अक्ष ने भी अपने नजरें शिवाय की तरफ की। दोनों पल भर के लिए रुक गए। दोनों में से किसी को भी एक दूसरे का इस दुनिया में होने का पता तक नहीं था। शिवाय के मन में जितने सवाल थे, सभी के जवाब उसे अक्ष की आंखों में मिल रहे थे।
अक्ष के मुंह फेरते भी शिवाय सुहासिनी जी से बोला, वह नाराज है। सभी से समझ जाएगा, आप कोशिश तो करो। सुहासिनी जी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये बात सभी को पता है। पिछले 1 घंटे से अक्ष अपनी यह भड़स हम पर निकाल रहा था। वह यहाँ से जाना चाहता है। वह हमारे साथ नहीं रहना चाहता। उसे बस स्वरा चाहिए। उसने कहा कि वह अब सिर्फ स्वरा का बेटा है। सुहासिनी जी अपनी बात पूरी करने से पहले रो पड़ी। इतने सालों बाद उनका बेटा वापस आया था, लेकिन वह उसे ठीक से गले भी नहीं लगा सकती थी। वही शिवांगी को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था, लेकिन उसने ये सब शिवाय के सर पर छोड़ दिया। आखिर वह क्यों उसकी चीजों में पड़े? उसे तो बाकी चीजों पर ध्यान लगाना है। वह अपने दिमाग में सब सोचने लगी कि उसकी बात एक पॉइंट पर आकर रुकी। अगर स्वरा जी को उसकी माँ भी जानती है तो जरूर ये दोनों इतने सालों से किसी ना किसी चीज के जरिए कनेक्ट तो होंगी। अब तो प्रूफ भी हो गया है कि साक्ष उसी का भाई है। करण, उसका क्या हुआ? अब तो मैं उसकी बॉस हूँ। क्या वह हमारी टीम के साथ लॉयल होगा? अगर नहीं तो उसे मैं तुरंत अपनी टीम से निकाल दूंगी। दूसरी बार टीम से बेदखल मतलब पूरी आर्मी फोर्स के सामने बेइज्जती। अपने ख्यालों में गुम शिवांगी के कानों में शिवाय की आवाज पड़ी, जो अब श्री जी को लेकर स्वरा जी और अक्ष के सामने खड़ा था। आज से आप दोनों यही रहेंगे। जो पास्ट में हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, पर फ्यूचर को बदलने की कोशिश जरूर करेंगे। आप दोनों के जो भी काम है वह सब पूरे हो जाएंगे। आपका जरूरत का सामान आप दोनों के कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। शिवाय बोला। उसकी आवाज में रिक्वेस्ट कम और धमकी ज्यादा थी। अक्ष अपनी जगह से खड़े होते हुए उसी लहजे में बोला, और अगर हम ना रुके तो? शिवाय के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने हल्की सी नजर घुमाकर स्वरा जी की तरफ देखा। पता नहीं क्यों, पर जब से शिवाय यहाँ आया था, तब से स्वरा जी को उससे एक अलग ही डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बर्फ के ग्लेशियर पर छोड़ दिया हो। उसकी यह आवाज, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था जिससे उन्हें खतरा महसूस हो, लेकिन फिर भी उन्हें एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उन्होंने सर उठाकर शिवाय को देखा। उसकी आंखें, ये वही आंखें थी जिन्होंने उनकी आंखों के सामने उनके परिवार को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। उन्हें उस आदमी की आंखों के अलावा और कुछ भी याद नहीं था। लेकिन वह शिवाय कैसे हो सकता था? ये तो आज से लगभग 14 साल पहले की बात है। तब तो शिवाय खुद भी सिर्फ 13 या 14 साल का ही होगा। उस इंसान की मारने की टेक्निक, उसका प्लान, उसने अपने काम को इतना अच्छे से अंजाम दिया था कि स्वरा जी की फैमिली में बड़ी मुश्किल से वह अकेली बच पाई थी। तब अक्ष घर पर नहीं था, इसलिए वह भी बच गया। अपने ख्यालों में गुम स्वरा जी का ध्यान शिवाय की आवाज से खुला। शिवाय अपना सर खुजलाते हुए बोला, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मेरी मासी यही रहेंगी। आफ्टर ऑल इतने टाइम बाद अपनी बड़ी बहन को देख रही है। कुछ बातें होंगी, कुछ लड़ाइयाँ होंगी, क्यों है ना मोम? शिवाय सुहासिनी जी की तरफ देखते हुए बोला। सुहासिनी जी को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर जब शिवाय के कहने का मतलब समझ आया तो वह भी हड़बड़ाते हुए स्वरा जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ स्वरा, मुझे अपनी बदतमीजी का बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज तुम हमारे साथ रुक जाओ। वैसे भी हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। स्वरा जी आश भरी नजरों से होठों पर छोटी सी मुस्कान लिए स्वरा जी को देख रही थी। वही उनके पीछे सोफे पर बैठे शिवांगी, ओम और अमूल्य जी उन दोनों माँ बेटों को हैरानी से मुंह खोले देख रहे थे। शिवांगी खुद में बड़बड़ाए, कैसे लग रहे हैं अभी दोनों? जैसे इनके जितना प्यार, अंडरस्टैंडिंग किसी और में हो ही ना। हम। अमूल्य जी भी बोल पड़े, बहू को तो देखो कैसे बिना कहे शिवाय की बात समझ गई, जैसे तो क्या कहें। अपनी धुन में गुम ओम जी भी फ्लो में बोल पड़े, कैसे जान लेने वाले अपने मतलब के लिए जान से ज्यादा प्यारे बन जाते हैं। कोई इन दोनों माँ बेटे से सीखे। कैसे 4 दिन पहले मरने मारने पर तुले थे। कौन कहेगा इनसे? गिरगिट। शिवांगी दोनों को घूरते हुए बोली, उससे भी बड़े वाले गिरगिट। अमूल्य जी भी उन दोनों को देखते हुए बोले, गिरगिट के राजा और महारानी है दोनों। ओम अपने नौटंकी बाज बीवी बेटे को घूरते हुए बोले। तभी अचानक से शिवांगी और अमूल्य जी को ओमित्य की कही बातों पर ध्यान गया। दोनों ने एक साथ हैरानी वाले एक्सप्रेशन के साथ ओम जी को देखने लगे। ओम जी उन दोनों के ऐसे रिएक्शन देखकर बोले, क्या मैं भी इसी घर में रहता हूँ? मुझे भी पता चल जाता था जब इन दोनों की कोर्ट साइलेंट वार चल रही होती थी। शिवांगी और अमूल्य जी ने एक दूसरे को देखा, फिर कंधे उचकाकर वापस वैसे ही बैठ गए। शिवांगी सामने खड़े उन 4 लोगों को देखते हुए बोली, अब जब आप दोनों को पता है कि इन दोनों का रिश्ता कैसा है, तो आप दोनों कुछ करते क्यों नहीं है? खामखा इनके बीच मेरा बेटा पीस रहा है।
तुम्हारा बेटा। अमूल्य जी और ओम जी एक साथ बोले। तारांकन तारांकन तारांकन। कंटिन्यू। चैप्टर 88 इज शिवाय जालस। अब आगे। शिवांगी दोनों को देखते हुए बोली, अब शिवांश मेरा ही बेटा तो हुआ, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है। बेचारा आपकी प्यारी महारानी जी ने उस पर अट्रैक्ट करवाया था। ओम सामने खड़ी अपनी बीवी को देखते हुए बोले, नहीं, इस बार शिवांश पर अट्रैक्ट किसी और ने कराया था। लेकिन किसने, ये अभी मैं पता नहीं लगा पाया हूँ। शिवांगी हैरानी से बोली, सासू माँ के अलावा अब और कौन पैदा हो गया। शिवांश का दुश्मन, जो भी हो पता करना पड़ेगा। सामने खड़ी स्वरा जी बेटे और बहन के बीच फंस गई थी। लेकिन इतने सालों में उन्होंने अपने परिवार को भी बहुत याद किया था। उन्होंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। स्वरा जी की हाँ मिलते ही सुहासिनी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जानती थी, अक्ष स्वरा जी के बिना नहीं जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। अक्ष बोला, माँ आप क्यों इन लोगों के साथ रहना चाहती है। सारे अमीर लोग मतलबी होते हैं। कुछ दिनों बाद अपना मतलब निकल जाने पर हम दोनों को यहाँ से बाहर कर देंगे। स्वरा जी थोड़े गुस्से से बोली, बेहेव अक्ष, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है। अपने से बड़ों से ऐसे ही बात करते हैं। 14 साल से परिवार के नाम पर सिर्फ हम दोनों ही है, जबकि इतना बड़ा परिवार है हमारा। अक्ष, मैंने इन सबको बहुत याद किया है। प्लीज कम से कम कुछ दिन तो रहने दो मेरी बहन को मेरे साथ। स्वरा जी लगभग रोते हुए बोली। अपनी माँ का ऐसा रिएक्शन देखकर अक्ष भी कुछ नहीं कर पाया और गुस्से से मुंह फुलाए बिना कुछ कहे पीछे सोफे पर बैठ गया। मतलब आज से अक्ष और स्वरा जी यही इसी घर में रहने वाले थे। सभी की सांस में सांस आई। शिवांगी अमूल्य जी से बोली, दादू अब तो बताओ ये दोनों है कौन और यह क्या कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए सासू माँ इतना परिश्रम क्यों कर रही है। अमूल्य जी ने अपने बेटे की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अपने छोटे बेटे के लिए खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने शिवांगी को सब बता दिया, जिसे सुनने के बाद शिवांगी को चक्कर से आने लगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड परिवार किसका होता है यार। जो भी हो, अब उसकी मासी भी उसके साथ ही रहेंगी और वह अपने माँ के बारे में कुछ और भी पता कर लेगी। सभी अक्ष से अच्छे से मिलना चाहते थे, लेकिन वह किसी से भी बात नहीं कर रहा था। शिवांगी उठकर अक्ष के बगल में जाकर बैठ गई। हाय, मैं शिवांगी सिन्हा, कहकर शिवांगी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अक्ष ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह वहां से उठकर जाने लगा तो उसे कुछ याद आया। वह एकदम से पलटा। शिवांगी, जिसका हाथ हवा में ही झूल रहा था, उसे एकदम से किसी ने पकड़ लिया और हेड सेक करने लगा। शिवांगी ने सर उठाकर देखा तो सामने अक्ष खड़ा था। उसके ऐसे शिवांगी से बात करे जाने पर सभी उन्हें देखने लगे। शिवांगी को भी समझ नहीं आया कि अचानक अक्ष उसके पास वापस क्यों आया। आपने मेरी जान बचाई थी, याद है आपको, अक्ष अपने नेचर में वापस आते हुए बोला। अक्ष की इतनी प्यारी टोन सुनकर सभी आंखें छोटी कर उन दोनों को घूरने लगे। स्वरा जी वहां से उठकर शिवांगी के बगल में बैठते हुए बोली, हाँ यही थी वो, जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। इस सब में मैं इसे तुझसे मिलाना तो भूल ही गई। ये भव्या की बेटी है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त की बेटी। स्वरा जी खुशी से आगे बोली, मैंने और भव्या ने डिसाइड किया था कि बाद में तुम दोनों की शादी करवा देंगे, अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। दोनों की एज में भी सिर्फ 1 साल 5 महीने का अंतर है। उनकी बात पर शिवांगी जोर जोर से हंसने लगी। क्या मासी, आप भी पहले से ही इतना सब कुछ मिला रखा था आपने। वैसे अक्ष बहुत क्यूट है, इतना बड़ा हो गया है पर हरकतें कैसी बच्चों जैसी है, कैसे अभी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाए बैठा था। शिवांगी अक्ष के गाल खींचते हुए उसकी तरह मुंह फुलाते हुए बोली। उसकी बात पर सभी हंसने लगे। अक्ष को अपने गालों को किसी और का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह फिर से अपना मुंह फुलाते हुए बोला, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप इस तरह से मेरे गाल खींच रही है। शिवांगी हंसते हुए बोली, अक्ष तुम सच में शिवू की तरह हो, वह भी ऐसी ही क्यूट सी शक्ल बनाकर मेरा ध्यान डाइवर्ट कर देता है। पीछे से अमूल्य जी बोले, शिवांगी बेटा, शिवू नहीं आया आप दोनों के साथ, ठीक तो है ना वो। शिवांगी ने नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखा। सामने देखकर 2 सेकंड के लिए शिवांगी की आंखें अपनी जगह पर रुक सी गई। सामने शिवाय गुस्से से उसे ही घूर रहा था। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इस आदमी को हो क्या रहा है। उसने शिवाय को इग्नोर किया और अमूल्य जी से बोली, दादू, शिवू स्कूल गया है, आकांश उसे लेते आएगा। शिवांगी की नजर अपने आप शिवाय की तरफ मुड़ गई, जो अभी भी ठीक वैसे ही बैठा था। उसे देखकर लग रहा था कि ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। शिवांगी ने फिर से अपनी नजरें फेर ली।
शिवाय की अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। ये लड़की उसे इग्नोर कर रही थी। आज तक किसी भी लड़की ने उसे इग्नोर नहीं किया था, किसी ने भी नहीं, चाहे उसकी दुश्मन हो या सपोर्ट। वहाँ का माहौल देखकर शिवाय चुपचाप उठकर वहाँ से चला गया। कॉरिडोर से जाते हुए शिवाय के कानों में शिवांगी की हंसने की आवाज जा रही थी, जिसे सुनकर उसका हैंडसम चेहरा और डार्क होता जा रहा था। अपने कमरे में जाते ही शिवाय ने दरवाजा जोर से बंद किया। हॉल में बैठी शिवांगी आने वाले तूफान से अनजान अक्ष और स्वरा जी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। आज सालों बाद सुहासिनी जी दिल से खुश थी। उनके बगल में बैठे ओम धीरे से बोले, जाओ उसके साथ बैठो। सुहासिनी जी आंखों में आंसू लिए अक्ष को देखते हुए बोली, डर है उसके पास जाते ही वह हमेशा के लिए दूर ना चला जाए। अभी फिलहाल यहीं से देखकर खुश हूँ, पास जाने का क्या है, यह रहेगा तो मेरे ही पास रहेगा। सुहासिनी जी दर्द से मुस्कुराते हुए बोली, तुम क्यों नहीं जा रहे उसके पास? तुमने भी तो कितना याद किया था उसे, देखा है मैंने तुम्हें अकेले में रोते हुए। इस डर से तुम्हारे सामने नहीं आती थी कि कहीं जो तुम खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो, मेरी वजह से पूरे बिखर ना जाओ। सुहासिनी जी दर्द से बोली, बिखर तो उसी दिन गया था जब पता चला था मेरी बीवी ही मेरे जान से ज्यादा प्यारे बेटे को मारने पर तुली है। सोचा नहीं था कोई सगी माँ भी अपने बेटे के साथ यह सब कर सकती है। एक बार को ख्याल आया कि कहीं शिवाय सिर्फ मेरा ही बेटा तो नहीं, कहीं किसी औरत के साथ मेरा कभी कोई रिश्ता तो नहीं बन गया था, जिसे छिपाने के लिए तुमने शिवाय को अपना नाम दिया हो। पर मैं गलत था, वह हम दोनों का ही बेटा है। फिर ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुम इतने नीचे गिर गई। प्यार किया था हम दोनों, लेकिन ये प्यार मेरे बेटे की जान लेकर जाएगा तो मैं खुद इस खुदगर्ज प्यार का गला घोंट दूंगा, कहकर ओम अपनी जगह से खड़े होकर अक्ष के पास चले गए। सुहासिनी जी शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने पति को देख रही थी। उन्हें ये सब कैसे पता चला? क्या ओम ने अभी अभी उन्हें धमकी दी? उनकी आंख से आंसुओं की लकीर खींच गई। वह भी चुपचाप उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। माही के घर। माही की नींद अभी खुल रही थी। उसने आंखें खोलकर देखा कि 2 कदम पीछे उछल पड़ी। सामने आराध्य आंखों पर चश्मा चाय, पैर पर पैर चाय बैठा था। उसने डार्क ब्लू 3 पीस सूट पहना था। अंदर से गोल नेक वाली शर्ट, सामने के सूट के सारे बटन खुले हुए थे, जिसमें वह बहुत ही हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। माही जो नींद में थी, उसे देखते ही भड़क गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? तुम अंदर कैसे आए? मुझे अच्छे से याद है मैंने दरवाजा लॉक किया था। बीच में माही की नजर सामने रखे लगेज पर गई। वो तुरंत बेड पर खड़ी हो गई। ये किसका सामान है? कौन आया है यह? देखो आराध्य, मैं तुमसे शादी पहले भी नहीं करना चाहती थी और अब भी नहीं। हम दोनों इस रिश्ते में खुश नहीं रहेंगे। ये सब मैंने मजबूरी में किया था। माही लगातार बोले जा रही थी, पर आराध्य का ध्यान तो कहीं और ही थी। सुबह के 7 बजे सोने पर माही ने अपने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी वह बहुत थक गई थी। उसने सॉफ्ट क्रीम करल के शॉर्ट्स और अपने साइज से 3 गुना बड़ा टॉप पहना था। उसके खूबसूरत पैर ढूंढते सूरज की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहे थे। उसकी स्क्रीन बहुत ही सॉफ्ट और प्यारी लग रही थी। उसे देखकर आराध्य का दिमाग अलग डायरेक्शन में चलने लगा था। वह खुद को ये सब सोचने से नहीं रोक पा रहा था। फ्रस्ट्रेट होकर वह खुद से बोला, आराध्य कंट्रोल। दूसरी बार माफी नहीं, सजा मिलती है। ध्यान से, सब ठीक कर देगा तू। तेरी ही है वो, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आराध्य बाहर से एकदम शांत लग रहा था, लेकिन अंदर से उतना ही सोचने में लगा था। माही ने जब देखा कि आराध्य की नजर उसके पैरों पर टिकी है, तो उसे गुस्सा आ गया। वह बेड से एक पिलो उठाकर आराध्य के मुंह पर मारते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें सिर्फ मेरे शरीर से प्यार है और किसी से नहीं। मैं क्या सोचती हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है? तुम्हारे लिए कुछ मैटर नहीं करता। तुम्हें तो बस अपनी चलानी है। माही की बात सुनकर आराध्य की मुठिया कस गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। जब बहुत देर तक आराध्य पर चिल्लाने के बाद माही चुप हुई तो आराध्य ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया और अपने सेड्स उतारते हुए बोला, कितने देर से इंतजार कर रहा हूँ। बीवी, इतनी देर तक कौन सोता है? चलो आज से तुम अपने घर रहोगी, यानी मेरे साथ। आराध्य आराम से होठों पर एक बड़ी सी स्माइल सजाए बोला। माही जो पानी पी रही थी, उसके मुंह से सारा पानी बाहर निकल गया। वह बुरी तरह खांसने लगी। उसकी आंखें अभी भी आराध्य पर ही थी। खुद को संभालने के बाद माही आराध्य को अंगुली दिखाते हुए बोली, तुमने खुद को समझ क्या रखा है? जो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं कहीं नहीं आने वाली।
अब तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, माही दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली। आराध्य ने घूरकर माही को देखा, फिर बिना कुछ कहे वह से बाहर निकल गया। उसे जाते देख माही ने चैन की सांस ली। वह जैसे ही आगे बढ़ी उसका सर चकराने लगा। वह लखा गई। माही दांत पीसते हुए बोली, आराध्या, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें कमीने कहीं के, ब्लडी बास्टर्ड। वह जल्दी से दरवाजा बंद करने के लिए बढ़ी, जैसे ही दरवाजा बंद करने को हुई एक बड़े से हाथ ने दरवाजे को बंद होने से रोक दिया। माही की आंखें भारी होने लगी थी। वह हल्के से अपने सामने खड़े आराध्य को देखते हुए बोली, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर तुमने मेरे साथ फिर से ऐसा वैसा कुछ करने की सोची तो। कहते कहते वाही बेहोश हो गई। उसके जमीन पर गिरने से पहले आराध्य ने उसे गोद में उठा लिया और वह से बाहर निकल गया। माही के घर के बाहर एक ब्लैक रोल्स रॉयल खड़ी थी। आराध्य जैसे ही बाहर निकला, पीछे खड़े गार्ड ने आगे आकर कार का दरवाजा खोला। आराध्य की कार वह से चली गई। उसके पीछे पीछे 4 काली कार जिसमें उसके गार्ड्स थे। कार चलने की आवाज से घर के अंदर अपने कमरे में सोए साक्ष की नींद खुल गई। जब उसने खिड़की से इतनी सारी कार्स को जाते हुए देखा, उसे कुछ गड़बड़ लगी। वह तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा बाहर से लॉक था। कंटिन्यू। चैप्टर 89 शिवांगी सीक्रेट बर्थडे। अब आगे। सभी हॉल में बैठे आपस में बात कर रहे थे। तभी दरवाजे से शिवांश जोर जोर से चिल्लाता हुआ अंदर आया। मम्मा मम्मा। शिवांगी के उठने से पहले शिवांश उसके गोद में बैठ गया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, आई मिस यू सो मच मम्मा। शिवांगी रिटर्न किस करते हुए बोली, सुबह ही तो गए थे, इतनी जल्दी मिस भी करने लगे। शिवांश अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा लेते हुए बोला, क्या यार मम्मा, आपको अपने इतने प्यारे बेटे की कोई कद्र ही नहीं है। शिवांगी हंसते हुए शिवांश के गाल खींचते हुए बोली, अच्छा मेरे हीरे, तेरी कद्र आज से मेरी जान से भी ज्यादा होगी, अब ठीक है। शिवांश अपनी एक अंगुली अपनी चीन पर टैप करते हुए बोला, ठीक है, और तुम्हारी जान की हिफाजत मैं करूंगा। और शिवांगी ने थजब का इशारा कर दिया। छोटे सरताज, हम भी आए हैं आपसे मिलने, यह तो देखिए। आवाज सुनकर शिवांश ने पीछे देखा। स्वरा जी मुस्कुराते हुए शिवांश को देख रही थी। शिवांश ने शिवांगी को तरफ देखा। शिवांगी को उसकी आंखों में ना जाने देने की रिक्वेस्ट दिखी। आज शिवांगी भी क्या कर सकती। उसने लाचारी से शिवांश की तरफ देखा। शिवांश भी समझ गया कि उसे सभी से मिलना ही होगा, इसलिए शिवांगी की गोद से उठते हुए वह स्वरा जी की तरफ चला गया। उनके पैर छूते हुए बोला, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा मासी। स्वरा जी ने उसे गोद में उठा लिया, जबकि शिवांगी समझ रही थी कि शिवांश ये सब दिल से नहीं बोल रहा है। शिवांगी एक्सक्यूज बोलकर वह से किचन की तरफ चली गई। वह के सर्वेंट को रात के खाने का सारा मेन्यू बताकर अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे का दरवाजा खोलते ही शिवांगी देखती है कमरा पूरा घूप अंधेरे में डूबा है। शिवांगी ने स्विच बोर्ड ओपन कर जैसे ही पीछे पलटी, उसकी आंखों के सामने शिवाया आ गया। शिवांगी डर से 2 कदम पीछे खिसक गई। तुम्हें कोई काम नहीं है, ये भूतों की तरह बिहेव क्यों करते रहते हो? हटो, मुझे बहुत काम है आज। शिवांगी जैसे ही जाने को हुई, शिवाय ने उसका हाथ पकड़ उसकी कमर से लगाते हुए दांत पीसते हुए बोला, तुम मेरे भाई से शादी करने के लिए इतना खुश क्यों हो रही थी? अगर मुझे तुम्हें किस भी करना होता है तो जबरदस्ती करनी पड़ती है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के साथ? क्या? हाँ, क्या पति के साथ? शिवांगी बीच में बोली, यही कि आई वॉन्ट अ किस राइट नाउ। शिवाय शिवांगी के दोनों हाथों को उसकी कमर से लगाते हुए आंखों गुस्सा लिए बोला। शिवांगी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं कभी तुम्हें किस नहीं करने वाली। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें नहीं जाने देने वाला। एक बार पैशनेट वाली किस अपनी घरवाली की तो मैं लेकर रहूंगा। शिवाय शिवांगी को खुद से चिपकाते हुए बोला। शिवांगी ने सर उठाकर शिवाय की भूरी आंखें देखी जिनमें उसे जलन दिखी। शिवांगी ने कुछ देर तक अपना दिमाग चलाया, जो शिवाय का दिमाग और गर्म करने का काम कर रहा था। घर वाली तुम। बीच में शिवांगी ने झट से उसके होठों पर किसकर अलग हो गई। हो गया, छोड़ो अब। नहीं, ये कोई किस हुई? ऐसी किस बच्चों को की जाती है, पति को नहीं। शिवाय तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। हाँ। शिवाय ने अपनी आंखें बंद की और खोली। उसकी आंखों को करल कभी पीले में बदल रहा था, कभी हरे में। उसकी आंखें देखकर शिवांगी ने तुरंत उसे किस करना शुरू कर दिया। शिवाय ने शिवांगी के पीछे मोड़े हाथ अपनी गर्दन में लपेट लिए। अपने दोनों हाथों को शिवांगी की कमर में लपेटकर उसे दीवार से लगकर खुद भी अपनी पहली बिना जबरदस्ती वाली किस, सिर्फ शिवाय के लिए। जबरदस्ती तो उसने अभी भी की थी, लेकिन दूसरे तरीके से विंकिंग फेस को फील करने लगा। जी भरकर शिवांगी को किस करने के बाद शिवाय शिवांगी की नेक पर जोर से काट देता है। आह, हटो जंगली आदमी। शिवांगी शिवाय को जोर से धक्का देती है।
शिवाय का कुछ देर पहले गुस्से से भरा चेहरा अभी मुस्कुरा रहा था। यार घरवाली, तुम सिर्फ मेरी हो, लोगों को दिखाना तो हुआ ना। शिवांगी ने गुस्से से शिवाय के पैर पर जोर से मारा और वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, शिवू को लेकर आओ। दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। लोग तो जैसे इन्हें खाने को आते हैं। शिवांगी खुद में बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में घुस गई। शिवाय मुस्कुराते हुए बोला, मेरा छोटा ड्रैगन है, कैसे लोगों को पसंद कर सकता है। कहते हुए शिवाय बाहर चला गया। कुछ देर बाद शिवांगी नहाकर बाहर निकली। रूम की लाइट्स फिर से ऑफ देखकर आर्या का दिमाग खराब हो गया। इस बार उसने स्विच ढूंढने की कोशिश नहीं की, अपने हाथों से 2 बार ताली बजाई और लाइट्स ऑन हो गई। ये शिवांगी ने किसी को बताए बिना लाइट्स की सेटिंग की थी। वह मिरर के सामने जाकर अपने बाल सुखाने लगी। उसे नींद आने लगी थी, लेकिन अभी सभी के साथ डिनर भी करना था, इसलिए खुद को किसी तरह जगाए रखे हुए थी। तभी धीमी धीमी आवाज शिवांगी के कानों में पड़ी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। शिवांगी की नींद से झूमती आंखें अपनी जगह पर ठहर सी गई। उसने सर घुमाकर पीछे देखा, जहां बेड पर एक केक के पीछे शिवांश और शिवाय बैठे सर में हैप्पी बर्थडे वाली कैप पहने शिवांगी के लिए गाना गा रहे थे। शिवांगी उठकर उन दोनों के सामने बैठ गई। सामने बहुत ही खूबसूरत ब्लू वेलवेट का केक रखा था जिस पर शिवी नाम लिखा था। शिवांगी ने हैरानी से उन दोनों बंदरों को देखा जो हाथ ताली बजाने के लिए धीरे से यूज कर रहे थे और धीरे से हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। शिवांगी उन दोनों की तरफ झुकते हुए धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता चला। दोनों एक साथ बोले, वी आर ड्रैगन, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चुप करो दोनों, वी आर ड्रैगन। हाँ, शिवांगी दोनों को डांटते हुए बोली। और मम्मा नो फाइट, लेट्स कट द केक। शिवांश शिवांगी के सर में हेड पहनाते हुए बोला। शिवांगी ने पूरे कमरे की तरफ देखा। क्या तुम चाहती हो कि सभी को बुलाया जाए? शिवाय बोला। शिवांगी ने शिवांश की तरफ देखा जो सबको बुलाने के नाम पर थोड़ा मुरझा गया था। शिवांगी ने ना में सर हिला दिया और कैंडल बुझा दी। तीनों चोरों की तरह शिवांगी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जो उन तीनों ने शायद ही पहले कभी किया हो। तीनों अपना अपना केक खा ही रहे थे कि दरवाजे पर नोक हुई। तीनों की जान गले में अटक गई। शिवांगी वैसे ही बोली, कौन है? मैडम डिनर तैयार है। सर्वेंट की आवाज। तीनों ने चैन की सांस ली। ठीक है आप जाए, हम आ रहे हैं, शिवांगी बोली। वह जैसे ही पीछे मुड़ी शिवाय और शिवांश उसे ही देख रहे थे। अपने कुछ देर पहले वाले डर को याद कर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। शिवांगी ने शिवांश को उठाया और उसका हाथ मुंह साफ करके बाहर लाए, फिर तीनों बाहर आ गए। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे थे। शिवांगी घर की बड़ी बहू थी, तो उसने सभी को खाना सर्व करना था। अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए शिवांगी ने सभी सर्वेंट को बारी बारी से सभी डिशेज लाने को कहा। 5 से 6 सर्वेंट एक एक कर खाने के बाउल्स टेबल पर सजाने लगे। सुहासिनी जी हल्के से उठकर शिवांगी के पास जाकर उससे बोली, बेटा अक्ष पहली बार घर आया है, अगर उसे कुछ पसंद नहीं आया तो। उनकी बात बीच में काटते हुए शिवांगी बोली, सासू माँ जैसा एक बेटा वैसा दूसरा, आप चिंता मत कीजिए, सब बेस्ट होगा। आप आराम से अपने छोटे बेटे को निहारिए। शिवांगी ताना मारने के अंदाज में बोली, जो सुहासिनी जी नहीं समझ पाए और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। स्वरा जी ने फिर से शिवांश को अपनी गोद में बैठा लिया, लेकिन शिवांश, उसे कहाँ ये पंसद था। उसने पूरे डाइनिंग टेबल पर नजर घुमाई कि कहाँ उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसे अक्ष की बगल वाली चेयर ठीक लगी। वह झट से बोला, मुझे उनके साथ बैठना है। कहकर वह स्वरा जी की गोद से उतरा और अक्ष की बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। हाय शिवांश, मैं तुम्हारा चाचू हूँ, अक्ष धीरे से बोला। शिवांश ने अक्ष की तरफ देखा, लेकिन मेरे चाचू तो करण चाचू है, और वो बहुत स्ट्रोंग भी है। कितनी अच्छी फाइट करते हैं, लेकिन मेरी मम्मा उनसे भी अच्छी फाइट करती है, शिवांश भी धीरे से बोला। अक्ष ने शिवांगी की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए सबसे बातें करते करते खाना की बाउल सभी के आगे परोस रही थी। वह धीरे से शिवांश की तरफ झुककर बोला, रियली तुम्हारी मम्मा फाइट भी करती है? वह तो कितनी स्वीट है। डोंट कॉल माई मम्मा स्वीट, शिवांश थोड़ा गुस्से से बोला। अक्ष शिवांश की शिवांगी के लिए जेलेसी समझ गया। वह बोला, ऑक सॉरी, क्या अब तुम मुझे चाचू बुला सकते हो? अक्ष आश भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला। शिवांश ने सर उठाकर अक्ष के इनोसेंट फेस को देखा। यू आर टू इनोसेंट चाचू, पर कोई बात नहीं, करण चाचू ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैं आपको भी सिखा दूंगा। प्रैक्टिस मेक्स मेंस परफेक्ट। शिवांश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अक्ष का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके गले से शिवांश की कही बातें नीचे ही नहीं उतर रही थी।
शिवांश बोला, मुंह बंद करो चाचू, मक्खी घुस जाएगी। अक्ष तुरंत सीधा होकर बैठ गया। उसने देखा कि उसकी प्लेट में खाना भी परोसा जा चुका है और उसे खबर ही नहीं है। अपना झटकर अक्ष ने चम्मच उठाए और खाने लगा। शिवांश की नजर आर्या पर ही थी, जो अभी भी खाना सर्व कर रही थी। अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाए उन पर अपना प्यारा चेहरा रखे शिवांश शिवांगी के फ्री होने का इंतजार करने लगा। अमूल्य जी ने शिवांश को शिवांगी को देखते देख लिया। वह शिवांगी से बोले, बेटा अब आप भी बैठ जाए, सर्वेंट है खाना सर्व करने के लिए, शिवांश को भूख लगी होगी, उसे खाना खिलाओ और तुम भी खाओ। सभी ने शिवांश की तरफ देखा। शिवांगी जाकर शिवांश के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। बताओ शिवू क्या खाओगे? शिवांश धीरे से बोला, मम्मा आपने सबकी पसंद का खाना बनाया है, पापा और मेरी पसंद का नहीं बनाया। शिवांश की बात इतनी धीमी थी कि सिर्फ शिवांगी ने सुनी थी, और शिवांगी के बगल में बैठे शिवाय के कान तो वैसे ही तेज थे। वह भी शिवांगी के कान में बोला, इट्स नॉट फेयर घरवाली, तुम्हें सच में हमारी कोई कद्र ही नहीं है। शिवांगी ने पूरे डाइनिंग टेबल पर नजर घुमाई। उसने एक सर्वेंट की तरफ देखा और उसे कुछ इशारा किया। सर्वेंट तुरंत किचन की तरफ गया और 440 की स्पीड से वापस आया। उसके हाथ में 2 ढकी हुई प्लेट्स थी, जो उसने शिवाय और शिवांश के सामने रख दी। तारांकन तारांकन तारांकन। कंटिन्यू। चैप्टर 90 रोमा के प्रनापटी। अब आगे अंडस्को। किसने कहा मैंने शिवू की पसंद का खाना नहीं बनवाया है? शिवांगी धीरे से शिवांश की प्लेट सुलटी करते हुए बोली। शिवाय ने अपने सामने रखी प्लेट का ढक्कन खोला, जिसमें फ्राइड चिकन रखा हुआ था। फ्राइड चिकन देखकर शिवाय और शिवांश दोनों की आंखें तारों की तरह टिमटिमाने लगी। यू आर द बेस्ट मम्मा, कहकर शिवांश ने शिवांगी के गालों पर किस कर दिया। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, अब चुपचाप 2 फ्राइड्स खाओ। शिवांगी शिवांश के प्लेट में फ्राइड चिकन के पीस रखते हुए बोली। बीवी मेरे लिए भी, शिवाय धीरे से पीछे से बोला। शिवांगी ने मुड़कर शिवाय की प्लेट में फ्राइड चिकन के पीस रख दिए। उसने अक्ष की प्लेट की तरफ देखा जो खाली होने वाली थी। उसने एक बाउल अक्ष के सामने रख दिया। अक्ष ने सर उठाकर देखा तो शिवांगी ने बाउल खोलने का इशारा किया। अक्ष ने बाउल खोला तो उसमें उसकी फेवरेट डिश बटर चिकन थी, जिसे देखकर अक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने शिवांगी को थैंक यू कहा और खाने लगा। शिवांगी जैसे ही सीधी मुड़ी उसके सामने शिवाय ने खाने की प्लेट बढ़ा दी। अब खुद भी खा लो। शिवांगी ने शिवाय को हैरानी से देखा। मुझे देखकर पेट नहीं भरेगा, बल्कि मैं तुम्हारी कमर तोड़ सकता हूँ। अब कमर नहीं तुड़वानी है तो खाना पड़ेगा ना। पहले तो शिवांगी को शिवाय की कही बात समझ नहीं आई, पर जब वह समझी कि शिवाय क्या कहना चाह रहा है, तो शिवांगी ने टेबल के नीचे से शिवाय के पैर पर किक किया, जिससे शिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ा। खाना खाने के बाद सभी को मीठा सर्व किया गया। कोइंसिडेंटली मीठे में सभी को बादाम की खीर पसंद थी, लेकिन यह भी हमारे 2 महाराज शिवाय और उनके सुपुत्र शिवांश को अलग से चावल की खीर परोसी गई। खाना हो जाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। शिवांगी किचन के सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर अपने कमरे में चली। शिवांगी के कमरे में आते ही शिवांश उसे अपने पास बेड पर बुला लेता है। शिवांगी ने भी पहले ही शावर लेकर लिया था, इसलिए वह भी सीधा बेड पर लेट जाती है। तभी शिवांगी का फोन जोर जोर से बजने लगा। शिवांगी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से साक्ष की आवाज आई। दी कब से फोन कर रहा हूँ, कहो थी तुम? यह कोई आदमी माही को उठाकर ले गया है, पता नहीं कहो, और पता है वो कौन है? ICF एजेंसी को चलाने वाला साहिब आराध्य कश्यप। शिवांगी कुछ सोचकर बोली, वो उसका पति है, उसे कुछ नहीं करेगा। और तुम इन सब पर ध्यान मत, तुम अगले हफ्ते अब्रोड जा रहे हो, वह तुम्हारी हायर स्टडीज होंगी, तो खुद के लिए खाना बनाओ, खाओ और चुपचाप सो जाओ। शिवांगी फोन काटने ही वाली थी कि साक्ष बोला, दी हैप्पी बर्थडे गिफ्ट बाद में दे दूंगा, चलेगा ना? शिवांगी बोली, थैंक यू, तुमने विश किया वही बड़ी बात है, अब सो जाओ, कहकर शिवांगी ने फोन काट दिया। साक्ष फोन को घूरने लगा, फिर अचानक से उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आई लव यू डी, कहकर वह किचन में चला गया। माहेश्वर महल अंडस्को। शिवांगी ने फोन देखा जहाँ रोमा के, माही के ढेर सारे हैप्पी बर्थडे वाले मैसेज थे। उसने सभी को थैंक यू कहा और समा को कुछ मैसेज सेंड कर फोन साइड रख शिवांश को गले लगाकर सो जाती है। कुछ देर में दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। तभी वॉशरूम की दरवाजा खुलता है और शिवाय टॉवल पहने बाहर आता है। अपने कपड़े पहनकर शिवाय एक नज़र बेड पर सोई अपनी फैमिली को देखता है, फिर फोन पकड़कर बालकनी में चला जाता है। क्या खबर है? शिवाय बालकनी में लगे झूले पर बैठते हुए बोला। दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई आपके खून के एक कतरे की कीमत करोड़ों में जा रही है। करण, बी प्रोफेशनल। सॉरी बॉस। तो बॉस मैं बेल्जियम पहुंच चुका हूं।
अब तक जितने भी लोगों ने ताकत की लालच में खून अपने अंदर इंजेक्ट किया है, उनमें से लगभग सभी मर चुके हैं, क्योंकि उनका शरीर इतनी ताकत सह नहीं पाया और वो सभी मर गए। सिर्फ 15 लोग जिंदा है, जिनमें से 10 बिस्तर पर पड़े हैं और 3 चल रहे, मतलब उनका शरीर धीरे धीरे उस सिरम को एक्सेप्ट कर रहा है। बचे 2 अंडस्को। करण बीच में रुक गया। शिवाय की भौहें सिकुड़ गई। करण ने अपना स्लाइवा निगला और अटकती आवाज में बोला, वो दोनों अच्छे खासे सर्वाइवल है। उनकी ट्रेनिंग देखी मैंने, अपनी आधी ताकत में वो दोनों किसी भी आदमी को सीधा ऊपर पहुंचा रहे थे। गोली भी चलाई गई, उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनके सामने बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। साले यमराज के नाती दांत फाड़ते हुए बाहर निकल रहे थे। मुझे उन 15 लोगों की सारी डिटेल्स दो। करण फिर से हिचकिचाते हुए बोलने लगा, भाई अंडस्को मुझसे ना अंडस्को एक गलती हो गई, प्लीज भाई मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो बस गलती से दिमाग में आ गया और मैंने कर दिया। शिवाय समझ रहा था करण क्या करने की बात कर रहा था। वह बोला, बोलो अंडस्को। वो अंडस्को भाई मैंने उन 10 बिस्तर पर पड़े लोगों को ऊपर पहुंचा दिया और अंडस्को और उन 3 चल रहे लोगों को भी, कहकर करण ने दांतों तले जीभ दबा ली। शिवाय के होठ पर इविल स्माइल आ गई। उसके दोस्त का ये भाई अपने बड़े भाइयों पर जान जिकता है। बचे उन 2 की तो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना। हाँ अंडस्को सब तैयार है, अभी सेंड करता हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद तुम्हें 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये लफ्ज सुनकर करण के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। आर यू सीरियसली बॉस, पिछली बार की तरह मेरी बत्ती तो नहीं बना रहे ना आप? शिवाय हंसते हुए बोला, नहीं बना रहा, सच में तुम्हें 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। करण खुशी से फोन को बार बार किस करते हुए बोला, आई लव यू भाई। शिवाय ने फोन काट दिया। शिवाय अपने घुटनों पर हाथ रख खुद से बोला, मोम के साथ है कौन? जो भी है पावरफुल तो है, नहीं तो मेरी इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी सारा सिरम सप्लाई हो कैसे सकता है? मुझे संभलकर सब कुछ करना होगा। वो भी जल्दी, अब तक अक्ष यहाँ नहीं था, सेफ था, अब वह भी माहेश्वर महल आ गया। उसकी जान को भी खतरा है। वह तो बच्चे जैसा है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए किसी को रखना होगा। शिवाय उठकर रूम में गया और बेड पर सो गया। बेल्जियम में अंडस्को 5 स्टार होटल अंडस्को रूम नंबर 324 अंडस्को। करण खुशी से सोफे पर पैर पर चढ़ाकर बैठा था। करण के रूम के सामने वाले लोग बहुत जोर से हल्ला कर रहे थे। करण ने फोन उठाकर मैनेजमेंट को बगल वाले रूम के लोगों को चुप करवाने के कहा, लेकिन उन लोगों की आवाजें बंद नहीं हुई। साले लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। करण ने अपने कमरे का दरवाजा तो देखा कि एक वेट्रेस वह की यूनिफॉर्म पहने हाथों से शराब और चिकन की ट्रॉली को धक्का देते हुए उस कमरे में ले जा रही है। करण अपने कमरे के दरवाजे पर रुक गया। उसने सोचा अभी इस लड़की को बचाएगा, जब वह हेल्प के लिए बोलेगी। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद वह लड़की उसी ट्रॉली को वापस ले जानेगी। उसमें रखा खाना सब कुछ वैसे का वैसा ही था, कुछ भी छुआ नहीं था। अब उस रूम से आवाजें आना भी बंद हो गई थी। 1 मिनट रुको अंडस्को। वेट्रेस अपनी जगह पर ही रुकी, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़ी। करण चलकर उसके सामने आया। उस वेट्रेस ने अपना सर जितना हो सके उतना नीचे किया था। ये ऑर्डर शायद उन लोगों ने नहीं लिया। वेट्रेस ने हाँ सर हिला दिया। करण बोला, अब यह मेरा ऑर्डर है, इसे मेरे कमरे में पहुंचा दो। कहकर करण अपने कमरे में चला गया। वेट्रेस ने ट्रॉली मोड़ी और करण के रूम में छोड़कर फटाफट रूम से निकल गई। वह सीधा वॉशरूम में गई। ये साला करण यह क्या कर रहा है? छोड़कर तो आ गई थी इसे इसकी गर्लफ्रेंड के लिए। समा तू ज्यादा सोच रही है, जल्दी निकल ले, 5 लोगों को टपकाया है। पुलिस को पता चला तो सारी उम्र जेल में बितानी पड़ेगी। समा वॉशरूम से निकल कॉरिडोर में चल रही थी, तभी सामने से कुछ गुंडे आते हुए दिखे जो उसी रूम की तरफ जा रहे थे। इतनी खूबसूरत वेट्रेस को देखकर तीनों एक दूसरे को कुछ इशारे करने लगे। रोमा उनकी शक्ल देखकर समझ गई थी कि ये लोग उसके बारे में अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। किस्मत से उसे करण दिखा। प्राणपति, अब तुम्हें ही मेरी रक्षा करनी होगी, सोचकर रोमा जल्दी से करण की बाजू पकड़ते हुए बोली, बेबी वे वर यू, हाउ लॉन्ग हैव आई बिन लुकिंग फॉर यू? रोमा धीरे से बोली, सर प्लीज हेल्प मी, अदरवाइज दे विल टेक मी। करण ने उन 3 हट्टे कट्टे लोगों को देखा, फिर अपने बाजू पकड़ी लड़की को। उसने अपने बाजू छुड़ाया और रोमा की कमर में हाथ कुछ इस तरह रखा कि उन लोगों को तो हाथ रखा हुआ दिख रहा था, लेकिन असलियत में करण का हाथ रोमा की कमर से 2 इंच दूर था। लेट्स गो बेबी, वी आर गेटिंग लेट, करण मुस्कुराते हुए बोला और दोनों वहां से चले गए। अगले कॉरिडोर में पहुंचने पर रोमा ने पीछे देखा।
जहाँ अब कोई नहीं था। रोमा ने अपने चेहरे पर भर भर कर मेकअप लगाया था जिससे अब तक करण उसे पहचान नहीं पाया था। लेकिन क्या पता कब उसकी किस्मत धोखा दे दे। रोमा जल्दी से आगे आए और सर झुकाकर बोली, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कहकर वह जाने को हुई कि उसके दिमाग में एक बात आई। वह वापस मुड़ी और करण से बोली, सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। करण ने हाँ में सर हिला दिया। यू पुट योर हैंड ऑन माई वेस्ट बट नॉट कम्प्लीटली वाई सर। करण बिना किसी भाव के बोला, बिकॉज आई एम मैरिड। ओ ऑक्सर। रोमा बोली। रोमा वापस जाने को मुड़ी कि उसके दिमाग में बात आई, बिकॉज आई एम मैरिड। रोमा ने मुड़कर जाते हुए करण को देखा। इसने कहा, शादी शादी तो हम दोनों की है। अगर डिवोर्स हो जाता तो कोर्ट से नोटिस तो आता मुझे, मतलब अंडरस्को। रोमा खुशी से करण के पीछे भागी। करण कुछ समझ पाता समा उसके गाल पर किस करत बोली, प्राणपति तुम तो मेरे लिए लॉयल हो रहे हो, तो तुम्हारी जान का क्या होगा। कहकर रोमा वहां से भाग गई। करण अपने गाल पोंछते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारे लिए कौन लॉयल हो रहा है। एक तो अंडरस्को प्राणपति। रोमा। करण के मुंह ने निकला। उसने सर उठाकर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं। करण ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और अपने कमरे में जाकर सीधा अपना सामान पैक करने लगा। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने रहकर मुझसे छिपने की, एक बार हाथ तो लगे, फिर बता हूं इसे मैं। करण ने अपना बैग पका और होटल से चेक इन किया। इंडिया में अंडरस्को माहेश्वर महल अंडरस्को अगली सुबह अंडरस्को अक्ष कहाँ हो तुम, बाहर ना कलो। अक्ष अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो देख लेना, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। अक्ष एक लड़की जबरदस्ती महल में घुसकर अक्ष को बुलाने लगी। सारे गार्ड्स उसके पीछे अंदर आ गए थे। आज लेडी गार्ड्स की छुट्टी थी और माहेश्वरी महल के मेल गार्ड्स किसी लड़की के साथ बदसलूकी नहीं करते थे, इसलिए सभी चुपचाप पीछे खड़े थे। अक्ष वह लड़की जोर से चिल्लाई। अक्ष जो अपने कमरे में सोया था वो बेड से नीचे गिर गया। विधि, ये यहाँ क्या कर रही है। मेरे नए घर वालों के सामने कोई तमाशा खड़ा ना कर दे बेटा। अक्ष उठ जल्दी। अक्ष हड़बड़ाते हुए उठा और रूम से बाहर निकला। बाहर हॉल में अब तक सभी आ चुके थे। स्वरा जी को देखते ही विधि उनसे बोली, आंटी देखिए आपका बेटा मुझे धोखा दे रहा है। कल लॉ का पेपर देने के बाद टीना मुझे मिली थी। उसने कहा अक्ष उसके साथ डेट पर गया था। कहकर विधि रोने लगी। मैं आपके घर गई थी लेकिन आप सभी वहां नहीं थे। आपकी पड़ोस वाली आंटी ने बताया कि आप लोग यहाँ हो तो मैं असम से सीधा यहाँ आ गई। कहाँ है अक्ष, मुझे उससे अभी बात करनी है। स्वरा जी कुछ कहना चाह रही थी पर विधि कुछ सुन ही नहीं रही थी। तभी अक्ष भी वहां आ गया। क्या हुआ विधि, इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो। अक्ष बोला। विधि गुस्से से बोली, पहले तुम बताओ ये क्या है। विधि अपने फोन में टीना और उसकी डेट वाली फोटो दिखाते हुए बोली, तुम टीना के साथ डेट पर गए थे। हाँ तारांकन कंटिन्यू अंडरस्को